हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल गाइज। आई एम रीजनिंग मेंटर अजय सर। आप सभी का श्री कृष्णा आईएएस के प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइज आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे इस पेंडेमिक सिचुएशन में और अपनी अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं गाइज, सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग का कितना इंपॉर्टेंट है गाइज, रीजनिंग कितना अच्छा मेजर रोल प्ले करती है और इजिली स्कोरिंग है गाइज, कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर करने वाला है। तो मैंने कहा भी था गाइज कि रीजनिंग की टेंशन मुझ पे छोड़ दो, बस जितने लेक्चर मैं आपको ले रहा हूं बस एक बार लेक्चर को ढंग से प्रॉपर तरीके से अटेंड कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गाइज, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो दैट वाज गाइज सिलोगिज्म टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूएशन में। तो उस टाइम आपका पार्ट 1 यानी स्टार्ट हुआ था गाइज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिलोगिज्म पार्ट 2, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सिलॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि उसका एक्चुअल नेम क्या है, सिलोगिज्म, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। तो गाइस आज पार्ट 2 होगा और आई थिंक दिस विल बी एंड ऑफ दिस टॉपिक। हम कोशिश करेंगे कि गाइस आज इस टॉपिक को एंड कर दें। चलिए तो गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपका ये हुआ था केस, ये टॉपिक आपका डिस्कस हुआ था, यही क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था जो कि हम लास्ट टाइम लेके चल रहे थे, ठीक है। तो चलो गाइस एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं फिर से और देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे होंगी, रन करेंगी। आपको बता चुके गाइस कि फ्यू या एटलीस्ट सम हो, इसका मतलब गाइस क्या होता है, सम ही होता है, ठीक है। तो हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे आज हम कि सम के इक्विवेलेंट और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो सम को शो करते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑल को शो करते हैं। गाइस आगे मूव करेंगे तो हम बताएंगे। फिलहाल अभी जान लीजिए फ्यू का मतलब सम, एटलीस्ट सम का मतलब सम। मैं जस्ट आपको रिकैप दे रहा हूं, आपको जस्ट रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था, जस्ट टू कनेक्ट यू योरसेल्फ, ठीक है। तो चलिए फ्यू 1 और 2 मतलब सम 1 और 2, ओके जी। आगे देखते हैं। एटलीस्ट सम 2 और 3 मतलब सम 2 और 3, और आगे नो 3 और 4 मतलब क्या, 3 का कोई हिस्सा 4 में नहीं जा रहा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को लेकर चलते हैं, डिस्कस करते हैं। भाई ये 3 का पूरा हिस्सा 4 में नहीं जा रहा है, आपसे क्या बोला गया है, सम 2 और नॉट 4। अब देखो ये जो हिस्सा जो दोनों में कॉमन, ये हिस्सा ये जो दोनों में कॉमन है, भाई 3 का पूरा पार्ट नहीं जा रहा, तो ये 3 का सम पार्ट है, जो बाय डिफॉल्ट 2 का भी सम पार्ट है, जो सम नेगेटिव है, इसलिए करेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम 1 और 4 की बात करते गाइस, तो 1 4 में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 1 और 4 में कौन सा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। सिमिलरली अगर हम 1 और 3 की बात करते गाइस, तो 1 और 3 में भी क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। और अगर बात करें हम 2 और 4 की, तो 2 और 4 में इनडायरेक्ट दिख रहा था लेकिन है नहीं, क्योंकि गाइस 3 की वजह से ये कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए करेक्ट है। चलो अगला सम 1 और नॉट 4, 1 से 4 कुछ भी कहोगे, हमें नहीं पता, डाउटफुल केस है, हमको नहीं पता, डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है। ऑल 4 और 3, जब 4 और 3 में लड़ाई हो चुकी है तो यहाँ पे नेगेटिव बात में पॉजिटिव होने का चांस ही नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स होगा। ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ये क्वेश्चन आपका गाइज लास्ट लेक्चर में हो चुका था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब गाइज ये सब केस हमने आपको डिस्कस कर दिए थे, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आपको हल्का सा रिवीजन कर दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो गाइज, ठीक है। तो चलो मैं सोच रहा हूं कि आपका एक बार क्विक रिवीजन कर दूं गाइज, तो फटाफट आप लोग जल्दी से 5 मिनट के अंदर में इन सब केसेस को एक बार दोबारा देख लीजिए कि कैसे आ रहा कैसे नहीं आ रहा, ठीक है, कि ऑल के केस में कहाँ डाउटफुल होगा, कहाँ सही होगा, कहाँ गलत होगा। तो चलो गाइज एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। क्या बोला गया आपसे, ध्यान दो। हमसे कहा गया पहला स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, हम गाइस डायरेक्टली डायग्राम बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का मतलब क्या, ए का पूरा हिस्सा बी में है। जब ए का पूरा हिस्सा बी में होगा तो ए का सम पार्ट भी होगा, तो ऑल ए आर बी और सम ए आर बी करेक्ट हो जाएगा। जब ए का पूरा हिस्सा बी में जा चुका है तो नेगेटिव बात यहाँ गलत हो जाएगी, नो ए आर बी डेफिनेटली फॉल्स, सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली फॉल्स। गाइस ये हम बता चुके हैं, जिसको दिक्कत थोड़ा होगी, मैं पहले ही कहा कि मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, तो जो चीज मैं पिछले लेक्चर में करीब 20 to 25 मिनट में समझाया था, उसको अगर मैं 5 मिनट में करूंगा तो जाहिर सी बात है गाइस स्पीड तो थोड़ी फास्ट होगी। तो ये हो चुका है, मैं चाहता डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता, लेकिन मैं आपको कनेक्ट करने के पर्पज से थोड़ा सा आपको रिकैप दे रहा हूं। लेकिन फिर भी आई सजेस्ट पार्ट 1 को देख के, यानी फर्स्ट पार्ट को देख के ही आप सिलॉक्स पार्ट 2 कीजिएगा तो गाइस ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलरली आप जो पहले के जो लेक्चर्स हैं, अगर किसी टॉपिक में एक पार्ट से लेके एक से ज़्यादा पार्ट, 2 पार्ट या 3 पार्ट हो रहे हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि गाइज उसके स्टार्टिंग से देखा करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ठीक वैसे जैसे मूवी अगर कोई भी मूवी अगर स्टार्टिंग देखते हैं तो गाइज उसको देखने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है, और चीज़ें क्लियर होती चली जाती। और अगर बीच से देखते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ डाउट बना रहता है गाइज, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से देखना। चलो अब ये हिस्सा क्या है, पॉजिटिव है। ये जो बी का बचा हुआ हिस्सा क्या है, हमको नहीं पता, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है।
अब ये हिस्सा इनसे कहेगा कुछ भी करना, मेरा नेचर चेंज नहीं करना, मतलब मुझे नेगेटिव मत करो। नो ए आर बी कहोगे, सॉरी ऑल बी आर ए, तो ये हिस्सा जो बी का बचा हुआ हिस्सा हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो ये जा सकता है, तो इसकी वजह से सब कुछ डाउट में हो जाएगा, नहीं कंफर्म पता, गलत है। नॉर्मली गाइस डाउट मतलब गलत होता है, और ये भी गलत ही है, बस डाउट का मतलब पॉसिबिलिटी में सही होता है, ठीक है, बात समझ गए, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको गलत मानोगे। लेकिन हम चाहते हैं अगर कल को पॉसिबिलिटी अगर आ गई तो ये मत कहो सर ये कहाँ से आ गया, ठीक है। चलो, सम वी आर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम, वी आर टॉकिंग अबाउट ए, जो ए का पार्ट है बी का सम पार्ट ही तो है, ये जो ए का हिस्सा है बी का कौन सा पार्ट है, सम पार्ट है। जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल दिया था पर्स वाला, कि छोटे पर्स को बड़े पर्स में डाल दिया, तो बताओ भाई छोटा पर्स बड़े पर्स का कौन सा पार्ट होगा, सम पार्ट होगा, जाहिर सी बात है, करेक्ट है। नो बी आर ए, आप कहोगे बी का कोई हिस्सा मिल जाए, तो जो ए का हिस्सा है जो बचा, ये जो ए वाला हिस्सा है, ये कहेगा भाई अब ये मेरी शान के खिलाफ है, तुम मुझे नेगेटिव क्यों कर रहे हो, जब मैं जा चुका हूं तो बोलोगे नहीं है, तो ये बात डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। सम बी आर नॉट है, जो बी का बचा हुआ हिस्सा है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं, तो जहां पता नहीं वहां क्या होता है, डाउट होता है। हो गया कंफर्म। चलो आगे देखते हैं, अब केस लेके चलते सम ए आर बी का केस। चलो भाई सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में जा रहा है, कुछ पार्ट, ये हिस्सा दोनों में कॉमन है। अब ये हिस्सा क्या है, पॉजिटिव है, बाकी ए का जो बचा हुआ हिस्सा हमें उसके बारे में नहीं पता, प्लस माइनस हो सकता है। सिमिलरली जो बी का बचा हुआ हिस्सा हमें उसके बारे में नहीं पता है जी। बस देखो गाइस फास्ट है, कुछ है नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा, तो सम ए आर बी करेक्ट हो जाएगा, तो सम बी आर ए भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये फिगर सिमेट्रिक होता है। अच्छा, जैसा ए से बी की तरफ वैसा बी से एक तरफ जाता मामला। आगे बढ़ते हैं, अब यही सेम खंडा, ये कहेगा इनसे भाई कुछ भी करो मेरा नेचर मत चेंज करो। जब कहोगे ऑल ए आर बी, तो ये हिस्सा जा सकता है, सम पार्ट गया है ना, तो ऑल जा सकता अभी डाउट है। सिमिलरली ऑल बी आर ए भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। बता चुके हैं कि जैसा ए से बी की तरफ होगा वैसा बी से ए की तरफ कंक्लूजन का रिजल्ट आएगा। चलिए, नो ए आर बी, ए का कोई हिस्सा बी में नहीं जा रहा, मतलब क्या, जो सम पार्ट जा चुका है गाइस, तो ऑब्वियस सी बात है जब पूरे को मना करोगे तो ये तो मान सकता है नहीं जाने से, लेकिन ये डिनाई करके बोलेगा भाई मैं क्यों मानूं, मैं तो जा चुका हूं, जब मैं जा चुका हूं अलाउड हो तो मुझे क्यों मना कर रहे हो, मेरा नेचर क्यों चेंज कर रहे हो, मतलब नो ए आर बी डेफिनेटली फॉल्स। सिमिलरली नो बी आर ए डेफिनेटली फॉल्स। अब कुछ लोगों को लगता है सर सम पार्ट कॉमन आपका जा चुका, सम पार्ट नेगेटिव सही होगा ना, हमारी सियोरिटी गाइस अगेन रिपीटिंग की बस इतने पे ही है, हमें बाकी के बारे में पता नहीं, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं वहां क्या होता है गाइस, डाउटफुल, तो सम ए आर नॉट बी डाउटफुल होगा, तो सिमिलरली सम बी आर नॉट ए विल आल्सो बी अ डाउटफुल। कंफर्म। अब डाउटफुल कहो चाहे आप गलत कहो, ये दोनों गलत होते हैं, ये सिर्फ सही होता है, बात समझ गए। चलो, डाउटफुल बताने का गाइस इतना रीजन कि पॉसिबिलिटी में आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नो ए आर बी। चलो भाई नो ए आर बी की बात कर लेते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। तो गाइस नो ए आर बी की अगर बात करते हैं तो नो ए आर बी को बता चुके गाइस, दो घरों में क्या हो गई, दो घर के मालिकों में लड़ाई हो गई, दो घर के ओनर में लड़ाई हो गई, क्या क्या हुई बताओ। नो ए आर बी, ए का कोई हिस्सा बी में नहीं जा रहा है, कोई हिस्सा नहीं जा रहा, मतलब ये पूरा यहां नहीं जाएगा तो ये पूरा यहां नहीं जाएगा। तो गाइस जब लड़ाई हो चुकी है नेगेटिव, तो नेगेटिव सारी बातें क्या करना था, सही कर देना था। अब पॉजिटिव सबको आंख बंद करके गलत करना था, क्योंकि यहाँ डाउट का नामो निशान नहीं होता, डाउट होता ही नहीं। तभी मैंने कहा था गाइस ये रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन टू साइडेड होता है। क्या होता है, टू साइडेड होता है, मतलब बोथ साइड से चलता है, ठीक है। जितना नफरत की आग ए से ए के दिल में बी के प्रति लगी है, उतना ही बी के दिल में ए के प्रति लगी, मतलब जाने का कोई चांस ही नहीं होता है। क्योंकि यहाँ डाउट होता नहीं, इसलिए हमने आपको बताया था गाइस कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती। क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी को हमेशा डाउट का रहता है इंतजार। हमने आपको कहा था, गाना गाया था, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल को बेकरार है। तो जब इसका साजन क्या बोलते डाउटफुल है ही नहीं, तो फिर किस बात का बताओ सही होना या गलत होना, तो मामला गड़बड़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा, कुछ यहां ध्यान दो, ये पार्ट ए का सम पार्ट बी में नहीं जा रहा है। और हमने कहा था ये रिलेशन क्या होता है गाइस, वन साइडेड। क्या होता है, वन साइडेड। आपको एग्जांपल दिया था वन साइडेड लव का, कि जब हमें किसी लड़की से अगर वन साइडेड लव होगा गाइस, मुझे लव होगा, मुझे प्यार होगा, तो सामने वाली लड़की को कुछ पता नहीं होगा कि मैं करता हूं प्यार कि नहीं करता हूं, ठीक है। तो हमेशा मेरे प्रति कंफ्यूज रहेगी, या बोलेगी, कोई उससे अगर कहेगा भाई तुमसे वो लड़का प्यार करता, बोले हमको क्या पता, तुमसे नहीं करता प्यार, हमको क्या पता। तो वही वाली बात है गाइस। तो इसी तरीके से इसके दिल में नफरत है, कितना, इतना हिस्सा नेगेटिव है। लेकिन जो ए का बचा हुआ हिस्सा, हमें उसके बारे में श्योरिटी नहीं है। लेकिन बी से ए की तरफ नफरत की आग इसके दिल में लगी है ना, लेकिन बी से ए की तरफ क्या होगा, बी से कुछ भी पूछोगे, तुमसे नफरत करता प्यार करता, हमको नहीं पता। तब बी से ए आंख बंद करके सब कुछ डाउट में कर दो, बी से ए डाउटफुल 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 और डाउटफुल, बात समझ गए। और सम ए आर नॉट विथ करेक्ट होना ही होना, स्टेटमेंट ही है।
अब जब सम पार्ट नेगेटिव है तो जब कहोगे ऑल ए आर बी, वही वाली बात है, तो अब सबको ले जाओगे तो ये हिस्सा मना करेगा, बोलेगा मुझे क्यों पॉजिटिव कर रहे हो, तो ऑल ए आर बी डेफिनेटली फॉल्स जाएगा। सम ए आर बी, जो ए का बचा हुआ हिस्सा, हमें उसके बारे में पता नहीं है तो हम नहीं जानते सर, डाउटफुल होगा, नॉट श्योर। आगे क्या बोला गया है, फिर नो ए आर बी, पूरा हिस्सा नेगेटिव हो रहा, तो ये नेगेटिव तो है, बोलेगा ठीक है मैं नेगेटिव, मेरा मुझे आप चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन बाकी हिस्सा डाउटफुल है, बाकी के बारे में श्योर नहीं, जहां श्योर नहीं वहां क्या होगा, सब कुछ डाउट में जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप भले ही आप साफ सुथरे हो लेकिन आप चोरों के साथ घूम रहे हो तो लोग यही कहेंगे देखो सबके सब क्या चोर जा रहे हैं, चोरों का गिरोह जा रहा है। बात समझ गए, क्लियर फंडा हुआ। तो ये था पूरा फंडा गाइस, आई होप आपको क्विक रिवीजन करने में आपको मदद मिली होगी। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए गाइस आज के लेक्चर के लिए कहीं के बूस्टर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, फटाफट। तो जो लोग पिछला लेक्चर देखेंगे उनको मजा वाकई आया होगा, तो इसका गाइस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमने जो एक्सप्लेन किया वही चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसको ले लो, बेहतर है इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को जरा एक बार रिव्यू करो, एक बार देखो, मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड का मौका, एक बार ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गाइस जल्दी इसको ट्राई करो। चलो जो है 10 सेकंड का आपके पास मौका है, फटाफट डायग्राम बनाओ, कोशिश करो सॉल्व करने की। तो ये स्टेटमेंट दिया है ऑल 1 आर 2, ऑल 2 आर 3, ऑल 3 आर 4, सभी 1 2 हैं, सभी 2 3 हैं, सभी 3 4 हैं। गाइस अगर सिंपल बोले 1 आर 2, 2 आर 3, समझ जाना उसका मतलब ऑल की बात कर रहा है, आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इससे घबराने का नहीं कि सर ऑल तो नहीं लगा है, इसका मतलब अंडरस्टूड गाइस कि ऑल ही होता। अगर लिखे 1 आर 2 मतलब ऑल 1 आर 2। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ऑल 1 आर 2, सभी 1 2 हैं, डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ऑल 1 आर 2, लो भी ऑल 1 आर 2। ठीक है, आगे लिखा ऑल 2 आर 3, ओके जी, ऑल 3 आर 4, ओके जी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बात को, बहुत सारे गाइज ऑल लगे हुए हैं ना, तो अगर इसको करने से पहले अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको गाइज, अगर कॉन्सेप्ट जैसे आपका ऑडी कॉन्सेप्ट था, तो अगर आप कॉन्सेप्ट जान जाते तो गाइज क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाते हो क्या? बिल्कुल उसी तरीके से गाइज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझने का। बहुत सारे ऑल लगे हैं, तो ऑल ए आर बी, ओके, ऑल बी आर सी, ठीक है, ऑल सी आर डी, ऑल डी आर ई, ऑल ई आर एफ, मतलब बहुत सारे गाइज जब ऑल लगे होते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां पे रिजल्ट पे फर्क क्या पड़ेगा या रिजल्ट क्या आने वाला है। गाइज अगर हम अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज आउटवर्ड, कहां जा रहे हैं गाइज, आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो गाइज आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, मतलब जो कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो डेफिनेटली फॉल्स होगा या डाउटफुल होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमें सही सही मिलेगा डेफिनेट में ट्रू, दैट इज ऑल और सम। किसकी बात करें गाइज, कंक्लूजन की बात करें, ऑल और सम 100% करेक्ट होगा। अब और जब हम बाहर से अंदर की तरफ गाइज मूव करते हैं, मतलब ए बी सी और डी, तो ये कहलाता गाइज डायरेक्शन कौन सा, जब तीर बाहर से अंदर आ रहा है, मतलब इनवर्ड आ रहा है अंदर की तरफ, तो गाइज उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही होता है, कौन सा, सम सही होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए गाइस, को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने का फंडा है। अंदर से बाहर ऑल, ऑल ए से, एक सीक्वेंस में चलो, पहले ऑल ए आर बी, रुकिए जरा मैं हाईलाइट यूज कर लेता हूं, जस्ट वेट। अब हम बात करते हैं गाइस ए से बी की तरफ बात करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ देखो यहां ध्यान से, अब मैंने लेजर पे इंक ले लिया, लेजर मार्कर, देखो तो अगर हमने लेजर का यूज किया तो गाइज यहाँ पे अंदर से बाहर आप जा रहे हो, तो गाइज अंदर से बाहर मतलब क्या, अंदर से बाहर बोले तो अंदर से बाहर ए से बी, ऑल ए आर बी, गाइज जो करेक्ट है हम उसकी बात करें, ऑल ए आर बी, हाँ जी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट से डायग्राम तो हमने बना ही लिया, कंक्लूजन ऑल ए आर बी करेक्ट है, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर डी, ए का खेल खत्म, अब बी से आ जाओ, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर डी, और लास्ट में ऑल सी आर डी। जब ऑल होगा तो गाइज जब ए का पूरा हिस्सा ही है तो सम पार्ट तो होना ही होना है। सिमिलरली सम ए आर बी, सम ए आर सी, सम ए आर डी, सम बी आर सी, सम बी आर डी, एंड एट लास्ट सम सी आर डी। बात समझ गए? तो गाइज अंदर से बाहर ऑल सम में इतने ही जो मैंने अभी बोले हैं उतने ही कंक्लूजन सही होंगे, बाकी सब के सब गलत होंगे, मतलब डाउटफुल में होंगे या डेफिनेटली फॉल्स होंगे, सही सिर्फ यही होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सिर्फ सर यही सच है। आगे बढ़ते हैं, अब बाहर से अंदर गाइज सम पार्ट से होगा, तो सम डी आर सी, सम डी आर बी, सम डी आर ए। अब सी से चलो, सम सी आर बी, सम सी आर एंड एट लास्ट सम बी आर ए गाइस। ठीक है, तो ये जितने कंक्लूजन मैंने बोले हैं
बस वही डेफिनेट सही होगा, बाकी सब के सब डाउटफुल होंगे या डेफिनेटली फॉल्स होंगे। और आपको पता है कि डाउटफुल वालों को भी हम गलत ही मानते हैं और जो डेफिनेटली फॉल्स हो तो फॉल्स सही है। ठीक है, अब बात बढ़ाते हैं आगे। ऑल 1 आर 3, कंक्लूजन है क्या? ऑल 1 आर 3 गाइज, 1 आर 3 अंदर से बाहर, ये पता कैसे कि हम बाहर जा रहे हैं। देखो 1 का नाम पहले 3 का नाम बाद में, तो 1 से 3 बोले तो अंदर से बाहर जाता है। अंदर से बाहर ऑल क्या होता है? सही होता है। सम 2 आर 3 अंदर से बाहर फिर है गाइज, सम जब ऑल होगा तो सम भी सही होना ही होना है। सम 4 आर 2 बाहर से अंदर गाइज, सम 4 आर 2 करेक्ट होगा, मतलब ये भी सही है। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा ऑल फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन हियर। ठीक है, बात समझ गए, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज। अब यहाँ कुछ टर्म्स देखो बदल दिया गया, कुछ नहीं है, बस नखड़ा थोड़ा कंडीशन मार दिया गाइज। ऑल की जगह 2 टर्म अलग से आ गए, ईच जो लगा होता है और जो एवरी होता है गाइज, ये दोनों के दोनों किसको शो करते हैं? ये भी दोनों किसी न किसी कहीं ना कहीं ऑल को शो करते हैं। ठीक है, तो ऑल की जगह हम ईच बोल सकते हैं, एवरी बोल सकते हैं, एनी बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। तो गाइज जो टर्म आपको लिखवा देंगे लास्ट में लेक्चर जाते जाते, टेंशन ना लेने का। फिलहाल अभी ईच और एवरी का मतलब ऑल होता है, तो ऑल 1 आर 2 अगेन वही सेम डायग्राम, ऑल 1 आर 2। जब आप टर्म जान गए तो गाइस जब हीरो बन गए, वरना आपका सर ईच का मतलब क्या होता है, एवरी का मतलब क्या होता है। तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपके हाथ से निकल जाएगा। सो गाइस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ऑल 1 आर 2, ऑल 2 आर 3 एंड ऑल 3 आर 4। चलो भाई, अब क्या बोला गया है? नो 2 आर 4, अंदर से बाहर जाओगे। जब ऑल है तो गाइस नो तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। अगर हम इसको अलग करके देखें तो 2 ये रहा हमारा, 4 रहा, बाकी सबको इग्नोर कर दो। तो ऑल ए आर बी के केस में नो ए आर बी क्या था? डेफिनेटली फॉल्स था भाई। जब 2 का पूरा हिस्सा 4 में है तो नो की बात ही खत्म हो गई। अगर नो 3 आर 1 बाहर से अंदर जाओगे, नो का मतलब क्या? 1 और 3 में अलग करके देखो ऑल लगा है, तो नो 3 आर 1 का तो ये हिस्सा रजिस्ट करेगा जो 1 वाला हिस्सा है। तो अब जब जो चीज डेफिनेटली फॉल्स है, जो डेफिनेटली फॉल्स है, पॉसिबिलिटी में भी फॉल्स ही तो होगी ना। आपको बता चुके हैं डेफिनेट ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी क्या होती है गाइस? पी मतलब पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है। डेफिनेट फॉल्स के साथ भी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है। सही किसके साथ होती है? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, मतलब डाउट के साथ पॉसिबिलिटी सही होती है। अब बाकी सबके साथ क्या होती है? हमेशा गलत होती है। ध्यान रखना, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी ऑलवेज राइट होती है, यानी करेक्ट होती है। बात समझ गए? अच्छा जी, सम 2 आर नॉट 4, भाई 2 और 4 में नॉट लगा। जब 2 का पूरा हिस्सा 4 में है तो नेगेटिव बात ही खत्म हो गई ना, सिंपल सी बात है। आंसर होगा नन फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए? करेक्ट है, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ है नहीं गाइस, स्टेटमेंट सेम है। ऑल 1 आर 2, लो भाई ऑल 1 आर 2, ऑल 2 आर 3, हाँ जी ठीक है, ऑल 3 आर 4, ओके जी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। तीनों 11, 12, 13 का गाइस स्टेटमेंट सेम था, बस 12 में ऑल की जगह ईच और एवरी कर दिया था। बात समझ गए? देखो ध्यान से, ईच और एवरी कर दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल 1 और 4 जो पॉसिबिलिटी गाइस, देखो पॉसिबिलिटी आई है, तो पहले बताओ पॉसिबिलिटी को, मैंने कहा ना पहले साइड कर दो, पहले क्या कर दो? साइड कर दो और बताओ पहले ऑल 1 और 4 के अंदर से बाहर ऑल 1 और 4 करेक्ट है। तो जो चीज डेफिनेट ट्रू होगा पॉसिबिलिटी में क्या होगा? रॉन्ग होगा, मतलब गलत हो जाएगा। ऑल 4 कैन भी मतलब क्या? पॉसिबिलिटी, तो इसको करते हैं ऑल 4 आर 2 जो पॉसिबिलिटी। पहले तो ऑल 4 आर 2 के बाहर से अंदर ऑल डाउटफुल होगा, तो जहां डाउट होता है वहां पॉसिबिलिटी क्या होती है गाइस? हमेशा करेक्ट होती है। सेकंड सही हो गया। सम 1 आर नॉट 3, गाई 1 3 में ऑल लगा, जब ए 1 का पूरा इसे 3 में जा चुका है तो नेगेटिव क्या होगा? डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में भी फॉल्स ही होगा, मतलब गलत हो जाएगा। बात समझ गए? हमने जानबूझ के केस लिया है कि डेफिनेट ट्रू, देखो ये डेफिनेट ट्रू हो गया, ये डेफिनेट फॉल्स हो गया, ये आपका डाउटफुल हो गया। तो डाउटफुल के साथ ही सिर्फ पॉसिबिलिटी करेक्ट थी, बाकी सबके साथ गलत हो गई। तो आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइज आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। अब आगे मूव ऑन करें, चले भाई, चलो भाई कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले चलो आपके मन का थोड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। नहीं तो कहोगे सर देखो हमको बताए नहीं, तो गाइज लिख लो। कुछ टर्म्स होते हैं जो कि इक्विवेलेंट टू, हमेशा सम ना आके गाइज कुछ और भी बोल दिया तो क्या करोगे? जैसे सम की जगह लिख देगा एटलीस्ट सम, मैं लिख देता हूं गाइज आपको टर्म्स, एटलीस्ट सम का मतलब भी सम ही होता है। फ्यू लिख देगा, फ्यू मतलब भी सम होता है। फिर लिख देगा वेरी फ्यू ए आर बी मतलब सम ए आर बी, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ टर्म्स लिख लो। जैसे आपसे मिनिमम पूछ देगा, मिनिमम रैट और कैट मतलब सम रैट और कैट, सिंपल सी बात है। मैक्सिमम बोल देगा, मैक्सिमम ए आर बी मतलब सम ए आर बी। और बताओ गाइज कुछ और भी लिख लो टर्म्स, जब लिखी रहे तो पूरा लिख लो गाइज, गुरु ज्ञान ले लो पूरा। मोस्टली हो जाएगा, मोस्टली। ऑलमोस्ट कहेगा तब भी मतलब क्या सम होता, ऑलमोस्ट। और क्या कहेगा बताओ गाइज, जैसे आपका बोल देगा मेनी ऑफ देम,
गाइस ये टर्म्स जानते हो, मेनी ऑफ देम। और बताओ क्या बोल सकता है, मेनी बोल सकता है, मोर बोल सकता है। अच्छा और बताओ क्या, जनरली, मोस्टली तो आपका हो चुका, फ्रीक्वेंटली, और कुछ बोल सकता है बताओ गाइस। और परसेंटेज की बात करें गाइस तो 0.1 से लेके 99.99% तक गाइस आपका क्या होता है, सम होता है। तो ये सब के सब जो टर्म्स होते हैं ये कहीं ना कहीं गाइस सम के इक्विवेलेंट होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऑल के इक्विवेलेंट बताओ गाइस। ऑल के इक्विवेलेंट कौन कौन सा होगा, जैसे ऑल के इक्विवेलेंट बोले तो ईच, एवरी, मैं अलग कलर यूज करूं ताकि आप समझ जाओ गाइस, ठीक है, एवरी, एनी। उसके बाद आपको बोल सकता है गाइस क्या, परसेंटेज की बात करते गाइस 100% मतलब ऑल होता है। नहीं कहते भाई आपको कितना चाहिए, सर मुझे पूरा चाहिए, बोले तो 100% चाहिए, ठीक है, बात समझ गए। चलो पॉसिबिलिटी की बात करते गाइस, आपको बता चुके हैं, अगर कैन भी लगा है तो भी पॉसिबिलिटी होती, मे भी लगा है तो भी पॉसिबिलिटी होती है, और अगर लिखा है इट इज पॉसिबल दैट समथिंग समथिंग, इट इज पॉसिबल दैट, गाइस ये बता चुके, फिर मैं रिकॉल कर रहा हूं, समथिंग समथिंग वही पॉसिबिलिटी है, या समथिंग समथिंग समथिंग, ये कॉमा गाइस अलग है, इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे सम टेबल आर फैन इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज पॉसिबल दैट सम बॉटल आर कैप, ठीक है, क्लियर फंडा हुआ, एटसेट्रा। चलो भाई इतनी सारी बातें आपकी क्या होती हैं, पॉसिबिलिटी को शो करती है। तो आप ध्यान रखो सम, ऑल और पॉसिबिलिटी को, तो सम में और ऑल में अक्सर गलती आप करते हो गाइस कि सर ये कहाँ से लिख दिया गया, ठीक है, बात समझ गए। इसका सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने गाइस, तो जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस, तो आप लोगों को मौका दे रहा हूं मैं 10 सेकंड का, 10 सेकंड में आप उड़ाइए। तो चलो भाई योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय शुरू होता है अब। तो गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का मौका है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिए कैसे। भाई यहाँ साफ साफ बोला गया क्या है कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। भाई दो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 मान लो, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 मान लो। चलो भाई अब दो कंक्लूजन हमारे सामने निष्कर्ष दिए हुए हैं, तब से क्या बोला गया है, ऑल कैट आर डॉग, सभी कैट क्या है, डॉग है। डायग्राम बनाओ पहले, ऑल कैट आर डॉग, ओके जी। और आगे बोला कि ऑल कैट आर ब्लैक। देखो अगर ऑल डॉग आर ब्लैक बोलता तो ये तो ऊपर जाता, लेकिन ऑल कैट आर जब ब्लैक बोला गया है कि सभी बिल्ली काली हैं, इसका मतलब गाइस कैट, अब देखो अब यहाँ पे ब्लैक जो हिस्सा होगा, अब ये ब्लैक हिस्सा ये डॉग के अंदर भी आ सकता है, डॉग के बाहर आ सकता है। मतलब गाइस आई हैव टू पॉसिबिलिटी, हमारे पास दो डायग्राम बनेगा। देखो कैसे, ध्यान समझो बात को। एक तो बनेगा आपका ये, मैं कलर यूज कर रहा हूं अलग से, ये वाला कलर। अब एक तो जो ब्लैक यहां बनेगा, ऑल कैट आर ब्लैक, और एक डायग्राम गाइस बनेगा यहां पे जो डॉग के भीतर रहेगा, जो डॉग के भीतर रहेगा। तो ये ब्लैक अंदर हो सकता है, मतलब डॉग के भीतर होगा, और यहां पे भी हो सकता है, मतलब डॉग के बाहर हो सकता है, ठीक है। यानी कह सकते हो कि एक बार ब्लैक डॉग के अंदर हो सकता है, एक बार होता है कि जो है डॉग ब्लैक के अंदर हो सकता है, ठीक है, बात समझ गए सर्कल। तो यही तो मेन पॉइंट है गाइस। तो यहां पे कंफर्म नहीं किया ब्लैक वाला सर्कल कहां आएगा, वी आर नॉट श्योर। अब ध्यान दीजिए यही कंफ्यूजन होगा। तो विच आर द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट कॉमनली नोन फैक्ट्स, ठीक है। चलो भाई बात ध्यान रखते हैं। अब कौन सा फॉलो करेगा, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। बताओ भाई ऑल डॉग आर ब्लैक बोला गया, सभी डॉग ब्लैक हैं। अब इसके अगर इस सर्कल के बिहार पे चलोगे तो ऑल डॉग आर ब्लैक सही हो जाएगा, लेकिन इसके बिहार पे गाइस जब, अब देखो अगर ये रहा पहले वाले से ब्लैक ये रहा, डॉग ये रहा, सेकंड से गाइस डॉग ये रहा, ब्लैक ये रहा, ध्यान दो यही अलग कर लेते हैं। इस सर्किल में ब्लैक अंदर है, डॉग बाहर है, इसमें डॉग सर्किल अंदर है, ब्लैक वाला बाहर है, ठीक है। तो अब गाइस दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑल डॉग आर ब्लैक इसके बिहार पे क्या होगा, सही है, लेकिन इसके बिहार पे ऑल डाउटफुल है, मतलब पहला वाला डाउटफुल हो गया, हमको नहीं पता सर, कंफर्म होना चाहिए ना। सेकंड सम डॉग आर नॉट ब्लैक, सम डॉग आर नॉट ब्लैक, इसके बिहार पे तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, इसके बिहार पे डाउटफुल होगा, मतलब गलत हो रहा है। तो गाइस ये भी सब मिला जुला के गलत हो रहा है, हमको नहीं पता, ठीक है, सब मिला जुला के दोनों गलत हो रहे हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपको बहुत इजी एग्जांपल देते हैं। सपोज को दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी, ए के पास मान लो कि 20 रुपए है, अब बी के पास मान लो 50 रुपए है, सपोज करो। अब ध्यान से मेरी बात समझना गाइस, कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए अगर उसको आप सही कहते हो तो गाइस सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। अगर मैं बोलूं कि यहां पे ए और बी दोनों के पास इंडिविजुअली कम से कम 30 रुपीज है,
तो बताओ कौन एग्री करेगा गाइज? बी वाला कहेगा हाँ सर मेरे पास तो, लेकिन ए वाला कहेगा सर मेरे पास 20 ही रुपए हैं, तो आप तो 30 कर रहे हो, मतलब गलत हो। ए को गुस्सा आ जाएगा। फिर कहोगे, फिर मैं कह रहा हूं दूसरा कंक्लूजन, यहां पे दोनों के पास इंडिविजुअली कम से कम 100 रुपए हैं अलग अलग, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? गुस्सा होंगे, सर हमारे पास है ही नहीं है, यहां तक कि दोनों का मिलाप किए भी नहीं हो पा रहा है। चलो ये भी बात है। अब मैं कंक्लूजन दे रहा हूं, यहां पे दोनों के पास इंडिविजुअली कम से कम 10 रुपए प्रत्येक के पास है, हर एक के पास। अब दोनों के दोनों खुश हो जाएंगे। तो बताओ कौन सा कंक्लूजन गाइस एकदम सही हुआ? पूरा पूरा सही, मतलब जिसमें कहा कि दोनों के पास कम से कम 10 रुपए हैं, मतलब 20 वाले के पास ही 10 होगा। भाई जब 20 है तो 10 तो पक्का होगा, 50 में भी 10 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गाइस जो कंक्लूजन ऐसा हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, और ये कंक्लूजन एक को कर रहा है, तो इसको मान लो कि फिगर नंबर 1, इसको 2 मान लो। भाई सेटिस्फाई दोनों करना चाहिए ना। हाँ, अगर मैं बोलता सम ब्लैक आर डॉग, सम ब्लैक आर डॉग, तो गाइस इससे भी ब्लैक आर डॉग सम निकल रहा है, यहां पे सम निकल रहा है, तो सम ब्लैक आर डॉग बिल्कुल करेक्ट होता है। बात समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों ही डायग्राम से सम ब्लैक आर डॉग इज करेक्ट वन, लेकिन यहां पे नहीं है, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। आपके सामने ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गए? आगे बढ़े गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कंडीशन आती है आइदर आर। कौन सी आती है? आइदर आर की कंडीशन आती है, यानी कि गाइस इसके बिना तो कह सकते हो कि ये टॉपिक इनकम्प्लीट है। इसीलिए जो आइदर आर की कंडीशन होती है गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब जरा समझो कि कंडीशन है कौन कौन सी जो आइदर आर की होती है। फर्स्ट कंडीशन गाइस होती है क्या? मैं लिख देता हूं। फर्स्ट कंडीशन गाइस है क्या, लिख लीजिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या ऐसे लिखो, one conclusion should be positive and another one should be नेगेटिव। यानी एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड कंडीशन लिखिए। सेकंड गाइस है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी द सेम। क्या होना चाहिए गाइस? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी द सेम, मतलब सेम होना चाहिए, सम नहीं गाइस, मैंने सेम कहा, यस एम ई सेम, सेम सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी डाउटफुल। बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी डाउटफुल। गाइज मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, मस्ट बी डाउटफुल बोला है, मतलब दोनों का डाउटफुल होना कंपलसरी। ये जो हमने एबव 3 कंडीशंस हैं गाइज, ये ऑल द एबव 3 कंडीशंस नोट करके लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। ऑल द एबव 3 कंडीशंस आर, एबव 3 कंडीशंस आर necessary and unavoidable। अब आप समझ चुके गाइस मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मतलब ऊपर की जो तीनों कंडीशन 1 2 3 है, ये तीनों की तीनों गाइस फुलफिल होनी चाहिए, जरूरी है, बेहद जरूरी है, और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो पाई, कोई भी एक कंडीशन मिनिमम, तो ध्यान रखना अगर एक कम से कम अगर एक कंडीशन भी अगर डिनाई करती है तो कभी भी आइदर नहीं होगा गाइज, भले ही कुछ और हो जाए। अब गाइज बात आती है कि आइदर का मतलब होता क्या। गाइज आपने सुना होगा, इंग्लिश में भी आप पढ़ते होगे, आइदर और नाइदर नॉर। जैसे या तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा या समोसा खाऊंगा, या तो मैं दिल्ली घूमने जाऊंगा या तो मैं बेंगलोर घूमने जाऊंगा। क्या कभी ऐसा बोलते हो गाइज? आइदर नाइदर गाइज हमेशा 2 में लगता है, कभी भी 2 से ज्यादा में आइदर नाइदर नहीं लग सकता है। आइदर नाइदर हमेशा चॉइस की बात होती है। आइदर में फर्क इतना कि एक्सेप्टेंस होता है, और नाइदर में क्या होता है? रिजेक्शन होता है। जैसे मैं बोलूं या तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा या समोसा खाऊंगा, ना तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा ना समोसा खाऊंगा। बात समझ गए? तो ना तो मतलब कि मैं दोनों नहीं खाने वाला, आइदर में हम दोनों खा रहे होते हैं, या उनमें से कोई एक 50-50% चांस। अगर आप बोलते सर या तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा या समोसा खाऊंगा या जलेबी खाऊंगा या दही खाऊंगा, मतलब आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि गाइज आइदर सिर्फ 2 में ही लगता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, नहीं जानते हो तो मैंने आपको बता दिया, अब तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो 1 कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, तो तभी मैंने नाम लिखा 1 और अनदर का नाम लिया गाइज, तीसरे का नाम नहीं लिया है। इसका आइदर सिर्फ 2 में लगता, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा हमारा नेगेटिव होना चाहिए।
नेगेटिव मतलब कि नो या नॉट लगा होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब ऑल और सम होना चाहिए, नेगेटिव नो और सम नॉट, बात समझ गए। तो यहाँ सेंस ये है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम गाइज बता देंगे आपको, जैसे हमने कहा ऑल राइट आर कैट, सपोज करो हमने बोला ऑल राइट आर कैट, इसका मतलब गाइज ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया, बात समझ गए। चलो आगे ध्यान देते हैं। तीसरा है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी डाउटफुल, गाइज दोनों में डाउट होना कंपल्सरी है। देखो आइदर का मतलब क्या, या तो ये खाऊंगा या तो ये, जैसे मैंने कहा कि या तो रसगुल्ला खाऊंगा या समोसा खाऊंगा, इसका मतलब आप कंफर्म नहीं पाओगे कि सर क्या खाने वाले हैं, मतलब आप कंफर्म बता पाओगे। मैंने कहा सर, आपने पूछा सर आप क्या खाओगे, मैंने कहा कि सर या मैं तो या तो रसगुल्ला खाऊंगा या समोसा खाऊंगा, जब या तो लगाया तो कहोगे लगता कंफर्म नहीं है, तो आप दोनों प्लेट को रखोगे, क्या पता सर क्या खा लें, बात समझ गए। तो इसका मतलब आइदर का मतलब ये कि उसको डाउटफुल चाहिए, इसका मतलब डाउटफुल का एक और कह सकते हो कि आशिक निकल गया, कौन याद है आपको, एक तो डाउटफुल कौन था, पॉसिबिलिटी, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है, और डाउटफुल की तलाश किसको और है, आइदर को भी होती है, ध्यान रखना। तो डाउटफुल के दो आशिक निकले, एक पॉसिबिलिटी और एक आपका आइदर और की कंडीशन, ठीक है। तो आइदर में दोनों ही डाउटफुल चाहिए, इसे दोनों के दोनों डाउटफुल है, इसे सोचो डाउटफुल से इतना प्यार है डाउट से कि इसे दोनों के दोनों कंक्लूजन डाउट चाहिए तभी आइदर लगेगा, ठीक है। चलो गाइज बातें और क्लियर होंगी, आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो बताओ कौन कौन से कंक्लूजन होंगे जहां पे आइदर लग सकता, मैं गाइज आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है, यार समझ लो। कंक्लूजन पहला सेट आपका कहां आइदर लग सकता है, सम और नो का पेयर, सम ए आर बी और गाइस नो ए आर बी, और हमने एक लाइन और लिखा और नो बी आर ए, गाइस इस और का सेंस ध्यान रखना क्या है अभी बताते हैं आपको, ठीक है। सेकेंड केस सम और सम नॉट की बात करते हैं, जैसे हमने कहा सम ए आर बी, और दूसरा हमने कहा सम ए आर नॉट बी, हमने कहा सम ए आर बी और सेकेंड बोला हमने सम ए आर नॉट बी। थर्ड केस ऑल और सम नॉट, हमने कहा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और दूसरा आपका सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, नॉट बी। तो गाइस ध्यान रखना यहां पे मैंने एक चीज लिखा, और लिखने का सेंस इसका ये नहीं कि मैं सोचना ये मन में कंफ्यूजन मत पाना सर नो ए आर बी नो बी आर ए से मत, ना 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 बिल्कुल नहीं। इस ए और बी और ए उल्टा लिखने का मतलब ये हुआ गाइस कि जैसे पहले में मान लो कि ए और बी आ चुका और दूसरे में ए और बी आ गया, सम ए आर बी नो ए आर बी, हो सकता यहां पे ए और बी यहां बी और ए हो, जैसे सम ए आर बी नो बी आर ए, या हो सकता यहां पे बी और ए हो यहां ए और बी हो, सम बी आर ए नो ए आर बी, और मान लो यहाँ पे बी और ए है और यहाँ भी बी और ए है, तो सम बी आर ए नो बी आर ए। गाइस समझ के बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ गाइस क्या कि ए और बी का सीक्वेंस कुछ भी हो, हाँ सम ए आर बी तो यहाँ नो ए आर सी नहीं होना चाहिए, बात समझ गए। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का सेंस ये है कि गाइस क्या ये दोनों करेक्टर सेम होने चाहिए, बात समझ गए। और सेकंड थिंग एक पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नो लगा है, और सबसे बड़ी बात दोनों में क्या होना चाहिए, डाउट, डी मतलब डाउटफुल होना चाहिए, तभी यहां लगेगा क्या आइदर। तो इसको आइदर को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं गाइस, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इसको हम बोलते हैं क्या आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। लेकिन गाइस अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा आइदर के लिए, क्या ध्यान रखना आप लोग, आइदर को मैं पूरा लिखूंगा नहीं, आइदर मतलब ई, ये मतलब आइदर, ठीक है। सिमिलरली अब कुछ लोग रट्टा मार लेते कि सर सम नो देखा आइदर लगा दो, यहां तक कि कुछ लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि कहीं लिखा है मान लो कंक्लूजन सिर्फ पढ़ते हैं सम राइट आर कैट नो राइट आर कैट, लगा के आ जाते हो आइदर, जबकि गाइस इसका आंसर ओनली फर्स्ट या ओनली सेकंड होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो जरूरी नहीं कि बस सम नो दिखाई दे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम तो आप आइदर लगा के आओगे, मैंने कहा था दोनों का डाउटफुल होना भी कंपलसरी है, अभी आपको एग्जाम्पल से इसको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। चलो अब सम और नो में ही कई लोगों को लगता है कि आइदर होता गाइस ना, सम सम नॉट में भी आइदर होता है, तो ये भी डाउटफुल हो जाएगा, और ये भी अगर डाउटफुल होगा तो गाइस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों में क्या हो जाएगा आइदर लगेगा, ई मतलब आइदर। ऑल और सम नॉट पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों में डाउट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है गाइस, तो यहाँ भी क्या लगेगा आइदर लगेगा। तो गाइस आइदर की ये तीन पेयर बनते हैं, ए और बी का सीक्वेंस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हाँ ए और बी तो ए और बी ही होना चाहिए, एक में ए और बी और एक में ए और सी नहीं होना चाहिए, बात समझ गए, क्लियर ऑफ फंडा। तो गाइस ये तीन पेयर होते हैं कंक्लूजन के जहां पे आइदर लगता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा क्वेश्चन 15 सब लोग करके दिखाओ, देखो क्या इसका आंसर आता है गाइस, ठीक है। तो चलो मैं आपको फिर से 10 सेकंड, कितना सेकंड गाइस, ओनली 10 सेकंड का मौका दे रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो गाइस 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसको सॉल्व कीजिए, फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अब आई थिंक देखो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। चलो लेट अस सी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है गाइस सम रेड आर जू, सम रेड आर जू, लो भाई, तो सम रेड आर जू हो गया। आगे लिखा है सम जू आर एप्पल, सम जू आर एप्पल हिंदी में क्या बोलेंगे, कुछ लाल चिड़ियाघर है, कुछ चिड़ियाघर सेब है, कुछ सेब बंदर है, ठीक है, ये तो मतलब हुआ। तो गाइस यहाँ पे रियलिटी से आपको मतलब नहीं होता, जो भी स्टेटमेंट दिया हमने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको सत्य मानना है, सत्य वचन मान के चलना है कि ये सही है, इसके बिहाफ पे कंक्लूजन डिफाइन करना है, ठीक है। आप कंक्लूजन कैसे निकालोगे इसके रूल्स हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आगे सम एप्पल और मंकी, ठीक है जी, मंकी हो गया, मंकी का एम काफी है मंकी को शो करने के लिए। अब बोला सम रेड आर एप्पल, सम रेड आर एप्पल गाइज यहां से यहां जा रहे हो, कुछ भी कहोगे डाउटफुल होगा, हमको नहीं पता सर। रेड और एप्पल में कुछ भी कहोगे, यहाँ पे रिलेशन कौन सा बताओ, यहाँ पे रिलेशन गाइज कौन सा, इनडायरेक्ट, कौन सा इनडायरेक्ट है, तो कुछ भी कहोगे सब कुछ डाउट में जाएगा, मतलब नहीं पता सर, इनडायरेक्ट रिलेशन हो रहा, ठीक है। तो अगला नो रेड और एप्पल, ये भी क्या डाउटफुल होगा। अब ध्यान दो गाइज, लॉजिकली जब दोनों डाउटफुल है तो मैंने आपको बताया था मोटे मोटे अक्षरों में क्या, साफ साफ शब्दों में, कि डाउटफुल कंक्लूजन्स आर ट्रीटेड एज रॉन्ग बोला था। तो लॉजिक आप कहोगे सर आपने तो कहा था, फिर अपनी बात से आप पलट रहे हो। भाई दोनों के दोनों डाउटफुल हैं, दोनों रॉन्ग हुआ, तो आंसर होना चाहिए नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, और 80% कैंडिडेट नाइदर लगा के आता। लेकिन ध्यान रखना गाइज, जब दो जगह डाउट आ जाए, कंक्लूजन हमारे पास दो है, दोनों में डाउट है, ध्यान रखना, तो एक बार आइदर लगाने से पहले जरूर श्योर कर लेना कहीं नाइदर तो नहीं लग रहा है, सॉरी आइदर तो नहीं लग रहा है। तो गाइज आइदर के लिए हमने आपको कंडीशन क्या बताई थी, ध्यान दो पीछे देखो, हमने ये कहा था भाई कि दोनों में डाउटफुल होना चाहिए, हाँ जी डाउटफुल है, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दो कंक्लूजन होने चाहिए, दो है, और एक पॉजिटिव नेगेटिव, और दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। देखो ऐसा है क्या भाई, दोनों में डाउट है, दोनों में डाउट हाँ जी है, एक पॉजिटिव सम और एक नो नेगेटिव, ओके। सब्जेक्ट प्रेडिकेट रेड एप्पल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, मतलब गाइज कर सकते हो तुरंत आप कहोगे अरे ये क्या मैंने कर दिया, ये तो गड़बड़ कर दिया, आप खुद ही कहोगे नाइदर लगा के कि मैंने तो गलती कर दी, ब्लेंडर मिस्टेक कर दी, ये तो ब्लेंडर हो गया मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। डाउटफुल देखते ही मैंने आंख बंद करके क्या लगा दिया, नाइदर, नहीं भाई, डाउटफुल के साथ साथ अगला क्या होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों में डाउट है, मतलब कहोगे सर आइदर की कंडीशन तीनों फुलफिल हो रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये मतलब आइदर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट वन। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, तो 15 का सी करेक्ट होगा आइदर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्यू का मतलब अभी जस्ट जान चुके सम होता है, तो सम रेड आर जबरा, ठीक है जी, सम रेड आर जबरा हो गया। आगे लिखा गया है फिर सम जबरा आर एप्पल, ओके जी एप्पल हो गया है। अगले हम सम एप्पल आर मैंगो, ठीक है जी मैंगो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्यू मतलब सम रेड आर एप्पल, ध्यान दो सम रेड आर एप्पल क्या होगा, डाउटफुल होगा। नो रेड आर मैंगो, रेड से मैंगो कुछ भी कहोगे डाउटफुल होगा, हमको नहीं पता, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो गाइस दोनों में डाउटफुल देखते क्या आइदर लगा दोगे, ना भाई ना, डाउटफुल देखते ही आइदर बिल्कुल नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ डाउटफुल है तो हम आइदर को एक बार जरूर चेक करेंगे नाइदर लगाने से पहले, बात समझ गए। तो आइदर की कंडीशन चेक करो, तीनों फुलफिल हो रही है क्या, भाई दोनों में डाउट है, एक पॉजिटिव सम और एक नो नेगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट गाइस रेड एप्पल, रेड और मैंगो, अगर यहां भी एप्पल होता और यहां भी एप्पल होता, या यहां मैंगो और यहां पे मैंगो होता तो मामला सही होता ना। तो गाइस सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम ना होने की वजह से आपको लग रहा था आइदर, लेकिन लगेगा नाइदर, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, मतलब दोनों के दोनों गलत हैं। तो गाइस अगर ऑप्शन में नाइदर ना लेके लिखे बोथ आर रॉन्ग, तो तब क्या कहोगे, दोनों के दोनों गलत, मतलब ऑप्शन सेम ही है। भाई दोनों में से दोनों सही नहीं है, मतलब क्या दोनों गलत हैं, सिंपल सी बात है। तो गाइस कभी कभी नाइदर हटा के बोथ आर रॉन्ग भी लिख सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये कहां से आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम रेड आर जबरा, लो भाई सम रेड आर जबरा, आई थिंक स्टेटमेंट सेम है पिछले की तरह, चलो बना देते हैं। सम जबरा आर एप्पल एंड सम एप्पल आर मैंगो, ठीक है, चलो भाई हो गया डन। आगे सम जबरा आर एप्पल, जबरा से एप्पल सम, ये तो दिख रहा साफ साफ करेक्ट है। और नो जबरा एप्पल क्या भाई, जब सम पार्ट है तो नो पार्ट डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो वही मैंने कहा ना, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट इतने होते हैं कि जो स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ते हैं, बस कंक्लूजन देखते हैं, बोले अरे कुछ ना होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, जबरा पर लगा दो आइदर, क्यों लगा दें। अगले ने आपको कंफ्यूज किया कि हम आइदर बोल रहे हैं, तो अगले को बोलो कैसे भाई, बताओ जरा कैसे है। एक चलो सेटिस्फाई करते हैं आइदर कंडीशन को, एक पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ सर आपकी बात है ओके है,
जबरा एप्पल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, हाँ जी ओके है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव है। एक कंडीशन सर अभी रह गई, कौन सी? दोनों में डाउटफुल होना जरूरी है, और यहाँ पे डाउट का तो नामो निशान तो नहीं। दो तो छोड़ो, एक में भी डाउट नहीं है। यहाँ तक कि अगर एक में होगा एक में नहीं तब भी गाइस आइदर नहीं लगेगा। बस मैं एक बात कर रहा हूँ, बस बात की बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे दोनों के तो छोड़ो, यहाँ पे डाउट का नामो निशान तक नहीं है तो आइदर नहीं लगेगा। मैंने कहा भी था कि गाइस अगर ऊपर की तीनों कंडीशन क्वाइट नेसेसरी एंड अनअवॉइडेबल हैं। कौन सी कंडीशन? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, अब बोथ मस्ट बी डाउटफुल। अगर इसमें से मैंने कहा भी था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहो तो रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, समझ जाओगे। मैंने कहा था, प्रॉपर ही वर्डिंग यूज की थी कि अगर दोनों तीनों कंडीशन में से अगर कुछ भी मिनिमम एटलीस्ट कम से कम एक कंडीशन भी अगर डिनाई कर गई, एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो समझ जाओ कि वहां पे आइदर नहीं होगा, उसके अलावा बाकी भले कुछ हो जाए, ओनली फर्स्ट ओनली सेकेंड, नाइदर बोथ भले हो जाए, लेकिन आइदर तो कभी नहीं होगा। बात समझ गए? आगे बढ़े, चलो देखते हैं। तो आंसर हो गया गाइस इसका ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर है इतना करेक्ट वन। ठीक है, कर लोगे सब लोग, कंफर्म है? आगे बढ़े, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। ये है आपके सामने गाइस जो क्वेश्चन लिखा गया, सीसेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लो क्वेश्चन कैसा है गाइस, बस आपको कंफ्यूज किया गया है। क्या लिखा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, इन ऑर्डर टू बी अ टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेजेस। ठीक है, किसी को अगर एक व्यक्ति को टीचर बनना है तो उसे सभी मतलब उसे ग्रेजुएशन तो होना कंपलसरी है। इसका मतलब बताओ गाइस, इसका मतलब प्रेडिक्ट क्या करते बताओ, आप सोच के बताओ, आपको मौका देना 10 सेकंड का, सोचो जरा। देखो इसका डायग्राम क्या होगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट होगा, ऑल के होगा कि सम के होगा, पहले सोचो। आपको मौका दे 10 सेकंड का, योर समय स्टार्ट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गाइस फटाफट से इसको सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जो लाइन लिखी, इन ऑर्डर टू बी अ टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेजेज, मतलब कि एक कैंडिडेट को टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। इसका मतलब क्या, इसको कर सकते हैं हम, इस लाइन को कर सकते हैं कि ऑल टीचर आर ग्रेजुएट। क्या कर सकते हैं इसको हम, इसको बोल सकते हैं कि ऑल टीचर आर ग्रेजुएट। बताओ इसका मतलब क्या होगा गाइस, ऑल टीचर आर ग्रेजुएट, ये डायग्राम बनेगा इसका, या ऑल ग्रेजुएट आर टीचर? आप खुद सोच के बताओ। ये पहला डायग्राम मान लो, इसको दूसरा मान लो, आप खुद सोच के बताओ कौन सा डायग्राम होगा। इस लाइन से आप क्या बताओ निकाल सकते हो, यानी स्टेटमेंट ऑल ना देके गाइस उसी को घुमा के बोल दिया गया है। ये सिर्फ समझने का फेर है गाइस। सीसेट का एग्जाम दोगे तो कुछ ना कुछ तो टेक्निकलिटी होनी चाहिए गाइस, थोड़ा बहुत। ठीक है, अब सोचो, टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, मतलब कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना जरूरी है। यही तो मतलब बोला जा रहा है आपसे कि भाई अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ये आपसे बोला गया साफ साफ। ठीक है, अब बात को समझो। इसका मतलब सभी टीचर का ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अगर आपने सभी ग्रेजुएशन वालों को टीचर बना दिया है तो बताओ क्या दुनिया में सिर्फ सबके सब ग्रेजुएट टीचर ही हैं और कोई पेशा नहीं किसी का है? मतलब ये तो गलत हो गया। सही कौन सा हुआ ये? इसका मतलब टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो इसका ये यहां से हम क्या बनाएंगे डायग्राम, ऑल टीचर आर ग्रेजुएट। हुआ क्लियर फंडा? आगे देखो क्या बोला गया है, ऑल पोएट्स आर पुअर, सभी पोएट क्या पुअर हैं, तो सभी पोएट गाइस पुअर हैं। इसका मतलब क्या कहोगे बताओ, इसको कैसे शो करोगे? तो हम कह सकते हैं कि ऑल पोएट्स आर पुअर। लो भाई, सभी पोएट जो हैं पुअर हैं, दोनों पी से हैं, तो हम इसको पूरा लिख देंगे पोएट पुअर को, ताकि आप समझ जाओ कि कौन पुअर कौन पोएट है। चलो आगे बोला कि सम मैथमेटिशियंस आर पोएट्स, कुछ मैथमेटिशियन पोएट है। लो भाई, कुछ मैथमेटिशियन क्या है, पोएट हैं। तो मैथमेटिशियन कुछ क्या है बताओ, पोएट हैं। कुछ गणितज्ञ जो हैं कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देते हैं गाइस, अभी दोनों डायग्राम में कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। आगे जरा पढ़ो, नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर। कॉलेज मतलब कि यही तो है, ये ग्रेजुएट मतलब क्या, यही है, कॉलेज ग्रेजुएट है, ये है कॉलेज ग्रेजुएट। ठीक है, तो नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर मतलब कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट पुअर नहीं, मतलब बैन कहाँ लगा, इस घर पे। ध्यान दो, अब यही तो बात आपके समझने की। अगर आप समझ चुके हो, डायग्राम बन चुका, समझो आप हीरो बन चुके हो। भाई बैन कहाँ लगा बताओ, दीवार कहाँ लगी, इस पूरे घर से लेके इस पूरे घर पे लगी हुई है, यहां से यहां तक। अब आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में करना क्या। ध्यान दो बात को। पहला है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन रिगार्डिंग द अबव अरेंजमेंट, मतलब कौन सा वैलिड नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। वैलिड का मतलब गाइस ट्रू होता, सही होता है। नॉट वैलिड मतलब क्या, या नॉट वैलिड बोल दे या इनवैलिड बोल दे मतलब गलत होता है। गाइस बस लैंग्वेज बदला है, सिर्फ समझने का फेर है, यही तो बात है। बताओ कौन सा वैलिड नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, मतलब बाकी तीन सही होंगे। चेक करो, सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर,
भाई कुछ मैथमेटिशियन टीचर नहीं है, ध्यान दो, ये पूरा हिस्सा नहीं जाएगा तो ये भी तो नहीं जाएगा, और ये हिस्सा क्या है बताओ, ये पुअर का भी नेगेटिव पार्ट है और मैथमेटिशियन का भी सम पार्ट है, मैथमेटिशियन का भी सम पार्ट बिल्कुल वैसे, ऐसे अलग कर लो, एक काम करो ऐसे अलग कर लो। जब बैन यहां लगा है तो ये मान लो टीचर हो गए, ये मान लो क्या हो गए आपके पुअर हो गए, और ये मान लो कि आपके मैथमेटिशियन हो गए। भाई ये पूरे घर पे जब बैन लगा हुआ है तो ये भी तो नहीं जाएगा, जो कि मैथमेटिशियन का सम पार्ट है। बात समझ गए? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो सही हो रहा है, तो जो सही होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। ध्यान दो, पहले लिख लेते क्या सही क्या गलत है। गाइज ये सही हो रहा है, रुक जाओ, ये कंक्लूजन सही हो रहा है, ठीक है, रुक जाओ, मतलब वैलिड है। सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियन, भाई टीचर से मैथमेटिक्स कहोगे तो ये साइड रिलेशन क्या वन साइडेड है, यहां से नेगेटिव है, यहां से कुछ भी कहोगे डाउटफुल होगा, हमको नहीं पता है, तो ये डाउटफुल यानी गलत हो गया। आंसर तुम्हारा निकल चुका है, लेकिन फिर भी देख लो। टीचर्स, मैंने कहा ना जब गाइस कुछ ना लगे समझो वहां पे ऑल लगा हुआ है। टीचर्स आर नॉट पुअर का मतलब ऑल टीचर्स आर नॉट पुअर, और ऑल टीचर्स आर नॉट पुअर को हम कहते कि नो टीचर आर पुअर, नो टीचर आर पुअर, तो नो टीचर आर पुअर, टीचर से ऑल टीचर आर नॉट पुअर, साफ साफ दिखना नहीं जाएंगे, ये करेक्ट हो गया। और लिखा ऑल पोएट्स आर नॉट टीचर, भाई सभी पोएट, जब घर से ही बैन लग गया तो इसके अंदर का कोई यहाँ नहीं जाएगा, ये भी करेक्ट है। मतलब कह सकते कि ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के बाकी सब के सब सही हैं, मतलब वैलिड हैं। तो जो इनवैलिड होगा वही मेरा गलत होगा, मतलब ये गलत है, दैट इज बी इज द इनवैलिड, दैट इज ये वैलिड नहीं है। बात समझ गए? मामला क्लियर है? नॉट अ वैलिड बोले चाहे इसको इनवैलिड बोले, दोनों बातें सेम टू सेम है। बात समझ गए? तो बाकी तीन क्या है वैलिड हैं और ये क्या हमारा इनवैलिड। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता बताओ कौन सा वैलिड एक्सप्रेशन है, और ऑप्शन दे दे ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, आगे बोल दे ऑल एक्सेप्ट बी, बी को छोड़ के बाकी सब, तो आंसर होगा ऑल एक्सेप्ट बी। अगर वैलिड पूछेगा या सही पूछेगा तो बात समझ के, फिलहाल हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फटाफट इसको उड़ाओ गाइस। ओनली का भी केस आता है, आप ज्यादा कंफ्यूज हो तो जरा ओनली को देख लेते हैं। ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली मतलब इकलौता या केवल। ओनली का मतलब क्या होता है? केवल। मैंने कहा था गाइस ओनली से दोस्ती कर लो। ओनली का मतलब होता है बहुत आसान। कैसे? बात समझो। आपने गाना सुना था गाइस, एक मूवी आई थी तेरे नाम, जिसमें गाना आया था क्या, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मुझे लगता करेक्ट है कि शायद इसी मूवी गाना था। चलो गाइज मूवी हो सकता गलत भी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन गाना आया था कौन सा? ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। मतलब गाइज मैं तुम्हारे नाम की चुनरी ओढ़ चुकी हूं, अब मैं किसी और की नहीं हो सकती। यही तो मतलब, बस यही केस होता गाइज क्या, ओनली की तरह होता। ओनली में भी होता क्या, जहां ओनली लगेगा वो सिर्फ उसी का होके रह जाएगा। जैसे क्या बोला गया है, ओनली। अब जरा बात को पहले समझो गाइस, अगर ओनली आता है तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं, पहले समझ लो। जैसे अगर आपसे बोल दे ओनली ए आर बी, तो गाइस ओनली कुछ अलग से स्पेशल केस नहीं, ओनली मतलब ऑल का उल्टा कर दो, दैट इज हम कह सकते हैं ऑल बी आर ए। ओनली ए आर बी को चाहे ऑल बी आर ए, दोनों बातें सेम है। मतलब ऑल लिख के करेक्टर को स्वैप कर दो आपस में, ठीक है, तो ऑल बी आर ए ओनली ए आर बी को शो करेगा। अच्छा सेकेंड, अगर आपसे लिखा ओनली बी आर ए, तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, अगर ओनली बी आर ए लिखा है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, मतलब सभी ए क्या है, बी हैं। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे सिंपल ऑल ए आर बी बोलता है गाइस, अगर सिंपली ऑल ए आर बी बोले और ओनली बी आर ए, गाइस दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। यहां पे ए जो है सिर्फ बी से, ये बी से कनेक्ट है तो ए किसी और से, मान लो अगर बोलेगा ऑल बी सम बी आर सी, तो ये सी से भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन यहां पे अगर बी को सी से सम पार्ट लगता है मान लो यहां पे, तो गाइस ए का सी से कोई कनेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा, ध्यान रखना। तभी तो मैंने कहा ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, मतलब ए ने बी के नाम की चुनरी ओढ़ ली है, मतलब ए सिर्फ बी का ही है, ए किसी और का नहीं हो सकता। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो है जब नॉर्मल ऑल ए आर बी था तो वहां पे गाइस क्या था, ए सी का हो सकता है, डाउटफुल में था, पॉसिबिलिटी सही था। लेकिन यहां पे ए को किसी से भी लिंक करने की कोशिश करोगे बी के अलावा किसी से भी, तो गाइस वहां पे वो चीज डेफिनेटली फॉल्स होगी। चाहे पॉसिबिलिटी लगाओ चाहे मत लगाओ, फॉल्स ही होना है, क्योंकि पता है कि फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी फॉल्स होती है, डेफिनेटली फॉल्स। डाउट भी नहीं होता गाइस, यहां पे डाउट होता नहीं, क्योंकि क्लियर है भाई, मामला क्लियर है कि भाई मैं तुम्हारा ही हूं, किसी और का नहीं। ये गाना ये तो कहता है, बस सिंपल सा फंडा। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आई होप सो। तो जरा ध्यान दो गाइस,
तो यहाँ पे अब बात करते हैं क्या, ओनली पिंक और ब्लू। अब जरा आप लोग इसको ट्राई कीजिए, आपको मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का, जरा एक बार ट्राई कीजिए, फिर अब मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करो। तो चलो भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो गाइज फटाफट सब लोग सॉल्व करो, इसको बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ओनली देखो देखो, ओनली पिंक और ब्लू, मतलब ओनली का मतलब क्या, ऑल करके उल्टा कर दो तो ऑल ब्लू और पिंक हो जाएगा। तो ऑल ब्लू और पिंक, तो ऑल ब्लू और पिंक इसका डायग्राम बन गया। ठीक है जी। अब अगर सिंपल लिखता ऑल ब्लू और पिंक तो मतलब क्या, ब्लू कहीं और से भी कनेक्ट हो सकता था, लेकिन जब ओनली लगा मतलब ब्लू सिर्फ पिंक का ही है, वो किसी और का नहीं हो सकता। चाहे पॉजिटिव लगाओ चाहे ना लगाओ, वो डेफिनेटली फॉल्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम पिंक आर स्वीट, कुछ पिंक स्वीट है। आगे लिखा नो स्वीट इज टोमेटो, कोई स्वीट टोमेटो नहीं है। चलो भाई ठीक है। पहला सम ब्लू आर पिंक, गाइज ब्लू से पिंक, देखो ब्लू और पिंक में ऑल लगा, सम ब्लू आर पिंक तो करेक्ट होना ही होना है, सही है। ऑल ब्लू आर टोमेटो, देखो ध्यान से गाइज, ऑल ब्लू आर टोमेटो, ब्लू से टोमेटो जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बात अब डेफिनेटली फॉल्स होगी। क्या होगी, डेफिनेटली। अगर यही सिंपल होता स्टेटमेंट, अगर मैं इसको हटा के यहां लिख दूं ऑल ब्लू आर पिंक, अब दोनों बात में जरा फर्क समझोगा। अगर ये ऑल सिंपल होता तो ये चीज हमारी डाउटफुल में जाती, कहां थी, डाउटफुल में जाती, और लिखता अगर ऑल ब्लू आर टोमेटो जो पॉसिबिलिटी, तब ये सही हो जाता। लेकिन जब ओनली केस में गाइज क्या होगा, बात को समझ लो, फर्क समझ लो कि अब ओनली आया तो ऑल ब्लू आर टोमेटो डेफिनेटली फॉल्स होगा। मैंने कहा भी था पॉसिबिलिटी लगाओ ना लगाओ फॉल्स ही आएगा, तो जो चीज डेफिनेटली फॉल्स है ऑल ब्लू आर टोमेटो जो पॉसिबिलिटी भी फॉल्स ही आएगा। हमने बोला सम ब्लू आर स्वीट इज ए पॉसिबिलिटी, तब भी फॉल्स आएगा। मैंने कहा नो ब्लू आर स्वीट, डेफिनेटली फॉल्स आएगा। बात समझ गए, डेफिनेटली फॉल्स होगा गाइस, ध्यान रखना। आइदर इधर नहीं लगता है, कुछ सोचेंगे सर सम ब्लू आर स्वीट और नो ब्लू आर स्वीट लगा दें तो आइदर ना, बिल्कुल नहीं गाइज, ये पूरा गलत होता है, हमको नहीं पता होता। ठीक है, बात समझ गए, मतलब मामला पूरा गलत, क्योंकि ये ब्लू सिर्फ पिंक का ही है। बात को समझो, यही होता ओनली, तभी मैंने कहा ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। ठीक है, बात समझ गए, तो आंसर होगा ओनली। फर्स्ट फॉलो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, जरा ट्राई करो गाइज, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब गाइज क्वेश्चन कुछ नहीं गाइज, क्वेश्चन आसान है, बस मैंने लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, नंबर ऑफ कंक्लूजन बढ़ा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान दो, चलो एक मैं करके दिखाता हूं। ऑल बसेज आर रोड, सभी बस क्या रोड है, लो भाई सभी बस क्या है, रोड है। अब आर से दोनों ऑल रोड आर रिवर, तो रोड को रोड लिख दो पूरा, क्या दिक्कत है। ऑल रोड आर रिवर, हाँ जी रिवर है। सम मिला जुला के डायग्राम बना कौन सा, वही ऑल वाला ही तो बना, आप समझ गए। अंदर से बाहर ऑल सम, बाहर से अंदर सिर्फ सम, सही होगा बस। ऑल बस आर रिवर, अंदर से बाहर, देखो गाइस जब अंदर से बाहर जाओगे तो क्या क्या सही होगा, ऑल और सम सही होगा, मैं लिख देता हूं हिंट के लिए। और जब बाहर से अंदर जाओगे तो गाइस क्या क्या सही होगा, सिर्फ आपका सम सही होगा, डेफिनेट की बात कर रहा हूं। तो ऑल बस आर रिवर, बस से रिवर, अंदर से बाहर जाओगे ऑल करेक्ट हो जाएगा। सम रोड आर बसेज, बाहर से अंदर जाओगे सम, तो करेक्ट हो जाएगा। आगे सम, पता चला ना कि कहां से, रोड से बस, बाहर से अंदर जा रहे हो। ठीक है, आगे सम रिवर आर रोड, रिवर से रोड, अंदर से बाहर से अंदर जा रहे हो, सम करेक्ट हो जाएगा। अगला सम रिवर आर बसेज, बाहर से अंदर सम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गाइस ऑल आर ट्रू, क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू या ऑल फॉलो, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑल फॉलो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सो ट्राई करके दिखाओ, देखें कैसे सॉल्व होता है। तो चलो गाइस देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो। सम न्यूज पेपर आर रेडियो, बताओ भाई सम न्यूज पेपर आर रेडियो। आगे लिखा सम रेडियो और टेलीविजन, ओके, और नो टेलीविजन इन मैगजीन, ओके। तो गाइस डायग्राम तो बहुत इजी बन गया है। अब जरा बात को ध्यान से समझो और पकड़ो कि ये बताना क्या चाहते हैं जनाब। ये पूरा हिस्सा कहां नहीं जा रहा, बताओ, यहां नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, स्टेटमेंट नंबर मान लो 1 था, ये मान लो 2 था, और ये मान लो 3 था। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अब ऑप्शन देखो, छोड़ो पहले देखो कंक्लूजन क्या है। नो न्यूज पेपर इज ए मैगजीन, न्यूज पेपर से मैगजीन कुछ भी कहोगे डाउटफुल, हमको नहीं पता, लेकिन तलाश में होगा, कहीं लिखा मिल गया सम न्यूज पेपर आर मैगजीन या सम मैगजीन आर न्यूज पेपर, तो गाइस वहां आइदर लग जाएगा, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, नो रेडियो इज मैगजीन, रेडियो से मैगजीन नो लगा है, तो गाइस ये सम पार्ट क्या होगा, नहीं जा रहा है, तो नो पूरा नेगेटिव बन सकता है, अभी बना नहीं, अभी क्या होगा हमको डाउट होगा, नहीं पता हमको। चलो आगे लिखो क्या लिखा है, सम रेडियो और मैगजीन, अच्छा सम रेडियो और मैगजीन गाइस ये क्या है, ये भी डाउटफुल, हमको नहीं पता है। हाँ बोलता सम रेडियो और नॉट मैगजीन, तो आपका क्या होता, सही होता, क्योंकि ऐसा नहीं जा रहा है, दोनों में कॉमन है। सम न्यूज़पेपर और टेलीविजन, कुछ न्यूज़पेपर गाइस टेलीविजन है, तो ये क्या होगा, डाउटफुल होगा। अब ध्यान दो गाइस,
अब आंसर तो होना चाहिए नन फॉलो, कुछ लोग जोश में आके नन लगाओगे, लेकिन गाइस ध्यान दो जब यहाँ पे बहुत सारे डाउटफुल हैं तो दिमाग ज्यादा दौड़ाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आइदर लग रहा है। तो गाइस आइदर के लेके देखो ध्यान से, अगर देखोगे सेकंड और थर्ड को देखो ध्यान से क्या लिख रहा है, नो और सम, पॉजिटिव नेगेटिव है। रेडियो और मैगजीन, रेडियो मैगजीन यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है और दोनों में डाउट है गाइस, इसका मतलब फुली ये आइदर को फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट वन। देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा था जो बड़े आराम से आपको ओवर कॉन्फिडेंस में लेके गाइस गलती करवा देता है। ऑप्शन नंबर सी आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। आई होप गाइज इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी अच्छे तरीके से। तो चलो गाइज क्वेश्चन नंबर 22 आपको मौका दे रहे हैं फिर से हम 10 सेकंड का, इसको जल्दी से उड़ाओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गाइज जल्दी से इसको उड़ाओ, क्वेश्चन को उड़ाओ, धुआं धुआं कर दो, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, अब बचा ही क्या, बस इसके साइज को तो क्यों मैं कह रहा हूं सर इतना बड़ा क्वेश्चन है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो फिर आपको किस बात का कंफ्यूजन। गाइज ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और कंक्लूजन आपके 4 दे रखे हैं। चलो ऑप्शन क्या उसको छोड़ो, पहले सॉल्व करना शुरू करो फटाफट। ऑल टेलीविजन और कंप्यूटर, लो भाई सभी टेलीविजन क्या है, कंप्यूटर, ओके आगे बढ़ते हैं। नो कंप्यूटर आर एलसीडी, ठीक है क्रॉस कर दो यहां पे। नो एलसीडी आर वीसीआर, कोई एलसीडी वीसीआर नहीं, वीसीआर का भी ले लो काफी है। और आगे लिखा है क्या, नो वीसीआर इज फ्लॉपी डिस्क, कोई वीसीआर फ्लॉपी डिस्क नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन गाइज है, फ्लॉपी डिस्क नहीं, चलो भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, कंक्लूजन आपके सामने गाइज दिया पहला, देखो क्या दे रखा है, नो टेलीविजन आर एलसीडी। बताओ भाई कोई भी टेलीविजन एलसीडी नहीं है, इसका मतलब गाइज क्या बताओ। अब टेलीविजन देखो ध्यान से, ये पूरा कहां नहीं जा रहा है, यहां नहीं जा रहा है, अब ये पूरा यहां नहीं जा रहा है और ये पूरा यहां नहीं जा रहा है, लेकिन गाइज यहां से यहां कुछ भी कहोगे इसके बारे में कहोगे हमको नहीं पता है, यानी इस घर से इस घर के बारे में कुछ भी कहोगे इनडायरेक्ट, इस घर से इसके बारे में कुछ भी कहोगे इनडायरेक्ट, हमको नहीं पता। ध्यान दो, रुको जरा मैं आपको समझा दूं पहले अच्छे तरीके से गाइज। यानी यहां से बैन इस पे सिर्फ लगाई, इन दोनों घर में लगा, अगर यहां से इस घर से यहां के बारे में कुछ भी कहोगे तो यहां गाइज क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा कनेक्शन। यहां से इसके बारे में कुछ भी कहोगे इनडायरेक्ट होगा, इनसे इनके बारे में कुछ भी कहोगे इनडायरेक्ट होगा। बात समझ गए, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी गाइज। चलो अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। नो टेलीविजन आर एलसीडी, भाई जब ये पूरा घर यहां नहीं जाएगा तो जायज बात है नो इसका सही हुआ, इसके अंदर के सब लोग मना करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, पहला हो गया करेक्ट, ठीक है वेरी गुड। अगला नो टेलीविजन आर, नो टेलीविजन आर क्या बोला गया है, वीसीआर, कोई टेलीविजन यहां है वीसीआर यहां कोई कनेक्शन नहीं है तो डाउटफुल हो जाएगा। हाँ अगर इसको मिल जाए सम टेलीविजन और वीसीआर या सम वीसीआर और टेलीविजन तो गाइस यहां पे आइदर लग जाएगा इन दोनों में, ठीक है। खैर आगे देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना नो एलसीडी और फ्लॉपी डिस्क, कोई एलसीडी फ्लॉपी डिस्क नहीं है, यहां से यहां कुछ भी कहोगे हमको नहीं पता क्या हो जाएगा, ये गाइस आपको फ्लॉपी डिस्क है भैया, फ्लॉपी डिस्क क्या है डाउटफुल हो जाएगा। आगे क्या बोला गया आपसे, नो कंप्यूटर और वीसीआर, कोई कंप्यूटर वीसीआर नहीं, यहां से यहां कुछ भी कहोगे डाउटफुल, हमको नहीं पता। ध्यान दो तो गाइस डाउटफुल तो है लेकिन किसी के साथ सब नेगेटिव है, कहीं भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, मतलब यहां पे तीनों के तीनों गलत हैं, पहला सही, तो आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। कहीं देखो ओनली फर्स्ट है नहीं है, ऑल फॉलो हो नहीं सकता है। अब लिखा नन फॉलोज एक्सेप्ट 3, मतलब नन फॉलो एक्सेप्ट 1, गाइस ऐसा है तो ओनली फर्स्ट फॉलो को हम लिख सकते हैं, उसी को बदल के लिख दिया कि नन फॉलोज। अगर ये भी गलत होता तो आंसर होता नन फॉलो होता, तो गाइस इसको छोड़ के बाकी सब गलत हम कर सकते हैं कि नन फॉलोज एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ के 1 के अलावा बाकी सब के सब फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन, मतलब एक को छोड़ के बाकी सब के सब गलत हैं, सिर्फ पहला फॉलो कर रहा है। बात समझ गए, हुआ क्लियर फंडा कंफर्म। अगर सेकंड सही होता बाकी सब गलत था, इसका आंसर क्या होता, नन फॉलो एक्सेप्ट 2, सब होते तो ऑल फॉलो, सब नहीं होते तो नॉन फॉलो, नन फॉलो। बात समझ गए, क्लियर फंडा हुआ। आगे बढ़े गाइस, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, चलो वही सॉल्व करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये आपको दे रखा क्या, इंस्ट्रक्शन, क्या दे रखा आपको, इंस्ट्रक्शन दे रखा गाइस, ठीक है। चलो बताओ कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन 6 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3। ध्यान रखना गाइस, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, जो कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके बस उसी पे स्टिक रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
भाई चूज द सेट इन विच द थर्ड स्टेटमेंट इज ए लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट टू। क्या आप बात कर रहा है, मतलब गाइस क्वेश्चन 6 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसी में बताना है। ऑप्शन को देखते हैं कि बताओ कौन से सेट में से ऐसा कौन सा सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है, ये 4 कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो बताना कि कौन से कॉम्बिनेशन में थर्ड स्टेटमेंट इज अ कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट टू, मतलब कह सकते हो कि पहला दूसरा जो आपका दे रखा सेट में वो स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करो, उसके बिहाफ पे थर्ड को कंक्लूजन मानो। तो बताओ कौन सा फॉलो कर रहा है। अब क्रॉस चेक करके देख लो खुद ही आप। जैसे गाइस ऑप्शन नंबर ए, देखो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है गाइस, लेकिन कॉन्सेप्ट हो रहेगा। 1 2 3, 1 मतलब क्या, डायग्राम बनाओ। अब देखो मेन मतलब क्या, देखो कहीं ऑल नहीं लगा तो मतलब मेन मतलब क्या, ऑल मेन आर बैट्समैन। तो 1 2 3 में 1 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा। ये तीसरा कथन क्या हो जाएगा, जो तीसरी लाइन लिखी गई वो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। और 1 मतलब क्या, मेन आर बैट्समैन, तो ऑल मेन आर बैट्समैन, डायग्राम बनाओ, ऑल मेन आर बैट्समैन। और आगे लिखा है, ये तो डायग्राम बन गया 1 से। और दूसरा बनाओ, बॉयज, ऑल बॉयज आर फील्डर, सभी बॉयज क्या बताओ, सभी बॉयज फील्डर हैं, कोई बात नहीं। और आगे तीसरा क्या बोला गया है, तीसरा बोला गया है कंक्लूजन। अब तीसरा कंक्लूजन हो जाएगा, बॉयज, ऑल बॉयज आर नॉट बैटमैन, सभी बॉयज बैटमैन है। भाई बॉयज यहाँ है, बैटमैन यहाँ है, तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो डाउटफुल होगा, गलत होगा, मतलब पहला कॉम्बिनेशन गलत हो गया, फॉलो नहीं कर रहा है। भाई सिंपल सी बात है, देखा जाए तो अपने आप में इनडायरेक्टली ये चारों ऑप्शन अपने आप में 4 क्वेश्चन बन गए। अब ये संजोग की बात है कि जो आंसर आपका दिमाग वहीं डायरेक्टली हिट कर रहा है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 4 3, 1 4 3, चलो भाई क्रॉस चेक करो। 1 4 स्टेटमेंट है, 1 बोले तो ऑल मेन आर बैटमैन, बना लो डायग्राम, ऑल मेन आर बैटमैन। अब 4 बोले तो क्या बताएगा, इस 4 मतलब सम बैटमैन आर बॉलर, कुछ बैटमैन क्या है, बॉलर है, बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलर है। चलो अब तीसरा कंक्लूजन, तीसरा बोले तो क्या, तीसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन यहाँ पे, बॉयज, ऑल बैट्समैन, ऑल बॉयज आर नॉट बैटमैन, सभी बॉयज, गाइज बॉयज का तो यहाँ नाम ही नहीं ले गया, तो ये तो वैसे गलत हो गया। अब देखो ये तो अभी शुरुआती बात बता रहे हैं, जब आप एडवांस में थोड़ा आओगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर 1 में यहाँ क्या बोला गया, मैन और बैटमैन के नाम लिया है, और 4 में क्या लिया है, बैटमैन और बॉलर का नाम लिया, और जो कंक्लूजन में बॉयज कहाँ से आ गया, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। ऐसे 1 2 की बात करते गाइस, तो 1 2 बताओ क्या है, 1 में मेन बैटमैन है, बॉयज फील्डर है, यहाँ बॉयज का बैटमैन से पूछा गया, तो ये डायग्राम बना लिया। तो गाइस इस तरीके की चीज़ों को आप लेके चलते हो। थर्ड देखो क्या है सॉरी 2 3 1, 2 3 1, 2 3 स्टेटमेंट है। 2 बोले तो बॉयज आर फील्डर, तो ऑल बॉयज आर फील्डर, सभी बॉयज क्या हैं, फील्डर हैं। और आगे लिखा है 3 3 यानी कौन, बॉयज आर नॉट बैटमैन, मतलब सभी बॉयज बैटमैन नहीं, तो नो बॉयज आर बैटमैन, तो नो बॉयज आर बैटमैन हो गया, ठीक है। ऑल नॉट को गाइज हम क्या बोलते हैं, वहां पे ऑल नॉट को हम क्या, नो बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑल नहीं लगा तो हम ऑल बॉयज आर नॉट बैटमैन को नो बॉयज आर बैटमैन कर सकते हैं, ठीक है। आगे कंक्लूजन 1 आपका कंक्लूजन, तो 1 क्या है, ऑल मेन आर बैटमैन, सभी मेन तो यहाँ पता ही नहीं है। अब वही दिमाग लगा सकते हो गाइज, क्या जैसे 2 3 की बात करते हैं, देखो 2 में क्या बॉयज फील्डर है, अब बॉयज बैटमैन है, यहाँ पे मेन कहाँ से आ गया, मतलब ये गलत हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे गाइज तो दूसरा यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो आपका ऐसे खत्म हो जाएगा, और ए ऑप्शन में थोड़ा आपको एफर्ट करना था, तो देखो जब दिमाग आपका यही काम कर गया। तो जब ये कटा और ये दोनों कट गए तो बिना किए तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपके पास बच गया, वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी चेक कर लो 1 6 4, बताओ भाई 1 6 स्टेटमेंट है, बोले तो 1 मतलब ऑल मैन आर बैटमैन, तो सभी मैन क्या है, बैटमैन है। और आगे बोला गया है 4 4 यानी कि सॉरी 6 क्या है, पहले स्टेटमेंट बनाओ, सब मैन आर बॉलर्स, सभी कुछ मैन क्या है, बॉलर हैं, हाँ जी बॉलर हैं। आगे क्या बोला गया बताओ, 4 4 यानी कि सम बैटमैन आर बॉलर, भाई सम बैटमैन, जब ये हिस्सा सम पार्ट यहाँ, तो ये पक्का सम पार्ट ये भी तो इसका सम पार्ट कॉमन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यानी इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे 1 और 6 के बिहाफ पे चौथा कंक्लूजन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट वन। तो ये डी है जो लॉजिकली फॉलो कर रहा है, मतलब फर्स्ट टू स्टेटमेंट के बिहाफ पे थर्ड वाला स्टेटमेंट जो एज ए कंक्लूजन बिहेव कर रहा है, करेक्ट हो रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है, यही कहना चाह रहा था, ठीक है। तो गाइस काम घुमा फिरा के वही पढ़ना, वही वाली बात मैंने कहा, नाक पकड़ो, सीधे पकड़ो तो भी नाक है, पूरा सर घुमा के फिर पकड़ो तब भी नाक, गाइस पकड़ना तो आपको नाक ही है, बस पूछने का तरीका बदला। तो गाइस कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, उस पर पकड़ है, तो आप सही से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सीसेट 2012 का क्वेश्चन है, सो ट्राई करो, आपको दे रहे हैं मौका 10 सेकंड का, आपका समय शुरू होता है अब। तो गाइस सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बताओ, देखो जरा समझने की कोशिश करो इसमें है क्या। बस लंबी लंबी भाषा बोला है, इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है,
बस आपके सिर्फ समझने का फेर है गाइस। देखो ध्यान से कैसे करना है क्वेश्चन को, तो मैं आपको डिस्कस करता हूं, बताता हूं देखो क्या करना है। पहली बात तो ओनली लगा है, ओनली दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स कैन बिकम द मेंबर ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब। तो गाइस ये कहानी को हम ऐसे कर सकते हैं, जो लंबा चौड़ा भी लिखा है इसको लिख सकते हैं कि ओनली बाइनोकुलर आर बर्ड वॉचर। बात समझ गए? बस ये मेन पॉइंट पकड़ो, ओनली बाइनोकुलर आर बर्ड वॉचर, सिंपल सी बात है। तो हम कहते हैं पेयर ऑफ मतलब क्या हो, तो हो ही गया पेयर ऑफ, समझ गए? तो ओनली बाइनोकुलर आर बर्ड वॉचर मतलब क्या, ऑल बर्ड वॉचर आर बाइनोकुलर, मतलब कि ये इसके नाम पे हो चुका। तो ध्यान रखना गाइस, ओनली लगा तो ऑल बर्ड वॉचर आर क्या, बाइनोकुलर। तो ये बर्ड हो गया और ये आपका हो गया क्या, बाइनो। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा डायग्राम बनाते, रुक जाओ, वेट गाइस समझने के लिए। तो ऑल बर्ड वॉचर आर बाइनोकुलर, ठीक है। आगे सम मेंबर ऑफ द बर्ड वॉचर, सम मेंबर का क्या, सम, सब सम को पकड़ो गाइस, मेन पॉइंट पकड़ो, बस कहानी खाई लिखी कंफ्यूज करने के लिए। सम मेंबर ऑफ द बर्ड वॉचर क्लब हैव कैमराज, मतलब सम बर्ड वॉचर हैज कैमरा। तो सम बर्ड वॉचर हैज क्या हो गया, कैमरा हो गया। चलो भाई कैमरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। दोज मेंबर हु हैव कैमरा कैन टेक पार्ट इन द फोटो कॉन्टेस्ट, मतलब जिसके पास कैमरा है वो क्या कर सकता है, फोटो कॉन्टेस्ट में भाग ले सकता है। इसका मतलब क्या करते हैं, मतलब जिसके पास कैमरा है वो सब क्या, फोटो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब ऑल कैमरा आर। तो गाइस इसका मतलब क्या हो गया, ऑल कैमरा आर फोटो कॉन्टेस्ट। बस समझ गए, यही तो सब फर्कने का समझने का फेर था। तो ऑल कैमरा आर फोटो कॉन्टेक्स्ट, बात समझ गए। बस अब आ जाओ डायग्राम पे। डायग्राम बन गया, कंक्लूजन देखो, विच आर द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट, मतलब कौन सा ड्रॉन कर सकते हैं, मतलब कौन सा ट्रू होगा, बताओ भाई। बस कहानी बढ़ा चला के बोला, ऑल दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर आर द मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब। बताओ भाई, बर्ड वॉचर क्लब के मेंबर होंगे, मतलब कहते हैं कि ऑल बाइनोकुलर आर बर्ड वॉचर। इस पूरी कहानी को हम क्या करते हैं, इस पूरे कंक्लूजन को हम कहते हैं कि ऑल बाइनोकुलर आर बर्ड वॉचर, सिंपल। तो देखो ऑल बाइनो, गाइस बर्ड में ऑल लगा है, तो ये पार्ट क्या है, सम। अगर बोलते सम बाइनोकुलर और बर्ड वॉचर तो करेक्ट होता, तो ऑल क्या होगा, डाउटफुल, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा डाउटफुल, यानी गलत हो जाएगा। अगला, ऑल मेंबर ऑफ द बर्ड वॉचर क्लब हैव ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर, मतलब क्या, ऑल बर्ड वॉचर आर बाइनोकुलर। तो भाई साफ साफ हमको दिख रहा है कि ऑल बर्ड वॉचर बाइनोकुलर है, और बर्ड वॉचर सिर्फ बाइनोकुलर का ही है, सिर्फ बाइनोकुलर का ही है, मतलब क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा आगे देखो, अब इसके आते ही मेरा आंसर तो हो चुका, क्योंकि भाई नो, तो नो कंक्लूजन फॉलो, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ये तो लॉजिकली गलत हो गया। जब एक आ चुका तो बात खत्म हो गई, और कहीं बोथ का ऑप्शन कहीं है नहीं, नन ऑफ दिस कहीं है नहीं, नन ऑफ दिस होता तो हम बाकी को चेक करते, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब कहोगे सर यहां तो बर्ड को क्या बोलते हैं, आपने कहा तो बर्ड सिर्फ इसके नाम का हो चुका है, और फिर आपने इसको भी कनेक्ट कर दिया है। भाई किया है, क्योंकि बर्ड को यहां पे कनेक्ट करके डायरेक्टली बोल रहा है, स्टेटमेंट में बोल रहा है, तो हम भी कहेंगे हाँ जी है। और अगर इसको कैमरा को बर्ड से न कनेक्ट करके बोलता सम कैमरा और बाइनोकुलर बोलता, तब गाइज यहां अगर बोलता सम कैमरा और बाइनोकुलर, तब इसका मतलब बर्ड से कैमरा का कोई कनेक्शन नहीं होता। बात समझ गए? आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो गाइज सेशन थोड़ा लेंथी हो रहा है, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करके टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, तो चलो गाइज थोड़ा सब्र कर लो। अगला फिर भी चेक कर लो, ऑल दोज हु टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट, मतलब ऑल फोटो कॉन्टेस्ट आर बर्ड वॉचर। इसको हम कहते हैं क्या, सिंपली कहते हैं कि ऑल फोटो कॉन्टेस्ट आर बर्ड वॉचर। बस यही मतलब उसकी पूरी कहानी का, बस खाली घुमा फिरा के बोला गया है। तो ऑल फोटो कॉन्टेस्ट, फोटो ये बर्ड वॉचर क्या है, अगर बोलता सम फोटो कॉन्टेस्ट और बर्ड वॉचर तो सही होता, ऑल तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल, हमको नहीं पता, सम पार्ट में ऑल डाउटफुल होता है। तो गाइस नो तो हो नहीं सकता लॉजिकली, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। सो 24 का बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, हुआ आंसर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही लॉजिकली फॉलो करेगा, ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखो ध्यान से, ये भी ओनली का प्यारा क्वेश्चन, ध्यान दो गाइस, ओनली इंपॉर्टेंट है आपके इसमें सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनली दोज हु हैव डन पीएचडी कैन बिकम अ लेक्चरर, मतलब कह सकते हैं, इस स्टेटमेंट को सिंपली कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं ओनली, दैट इज, अर्थात ओनली दोज हु हैव डन पीएचडी, मतलब ओनली पीएचडी आर लेक्चरर। तो उसको उल्टा कर तो क्या हो जाएगा गाइस, ऑल लेक्चरर पीएचडी।
तो ऑल लेक्चरर आर क्या हो जाएगा ये बताओ, सभी लेक्चरर पीएचडी हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। चलो भाई, मतलब लेक्चरर सिर्फ पीएचडी का होगा, ध्यान रखना, ऑल नहीं लगा, ओनली लगा, मतलब लेक्चरर सिर्फ पीएचडी का ही होगा और किसी का नहीं होगा। आगे, दोज हु हैव डन एमफिल कैन अप्लाई फॉर द साइंटिस्ट, मतलब कसते हैं, इसको लिख सकते हैं सिंपल क्या, ऑल एमफिल आर साइंटिस्ट। ये गाइस आपको सिर्फ समझने का फिर समझना पड़ेगा। तो ऑल एमफिल आर साइंटिस्ट, सभी एमफिल क्या बताओ, साइंटिस्ट हैं। हाँ जी, सभी एमफिल साइंटिस्ट, कहीं साइड में नोट कर लो कि सभी एमफिल क्या है, साइंटिस्ट है। ठीक है, आगे बताओ क्या बोला गया है, फिर बोला गया सम लेक्चरर हैव डन एमफिल, सम लेक्चरर हैव डन एमफिल, मतलब कुछ लेक्चर एमफिल हैं, मतलब एमफिल यहां पे कॉमन हो रहा है, मतलब इस डायग्राम को उठा के हम यहां चिपका सकते हैं। कैसे, ध्यान दो, सम लेक्चरर हैव डन एमफिल, कुछ लेक्चरर गाइज क्या कर रखे हैं, एमफिल कर रखे हैं। रुको जरा क्लियर बना लेते हैं गाइज, थोड़ा रुक जाओ। ऑल लेक्चरर क्या हो गया, पीएचडी, तो सभी लेक्चरर गाइज क्या हो गए, पीएचडी हो गए। ध्यान देना अच्छे तरीके से, सभी लेक्चर क्या हो गए, पीएचडी हो गए। ठीक है, आगे क्या बोला गया बताओ, फिर ऑल एमफिल आर साइंटिस्ट छोड़ दो, सम लेक्चरर हैव डन, मतलब सम लेक्चरर एमफिल, तो सम लेक्चरर क्या है बताओ गाइस, एमफिल है। और बताओ क्या बोला गया है, फिर बोला गया है कि ऑल एमफिल आर साइंटिस्ट, सभी एमफिल क्या है, साइंटिस्ट है। ठीक है, अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट जो है क्या बोला गया, आप कौन सा ड्रॉन कर सकते हैं, चारों में से कोई आंसर एक सही होगा, आपको बताओ गाइस। तो क्या बोला गया है, ऑल साइंटिस्ट मस्ट बी लेक्चर, मतलब क्या, ऑल साइंटिस्ट आर लेक्चर, मस्ट बी को छोड़ो ना, ऑल साइंटिस्ट आर लेक्चर, सिंपल ले। तो ऑल साइंटिस्ट लेक्चर में क्या, ऑल, सम लगा, अगर बोलते सम साइंटिस्ट आर लेक्चर तो सही होता, तो ऑल तो डाउटफुल होगा, सम में ऑल डाउटफुल होता है। अगला, ऑल पीएचडी आर लेक्चरर, सभी पीएचडी लेक्चरर है, पीएचडी लेक्चर में ऑल, बाहर से अंदर ऑल क्या होगा, डाउटफुल होगा। अगर तो सम पीएचडी या लेक्चर तो सही होता। ऑल लेक्चरर हैव डन पीएचडी, सभी लेक्चर डन पीएचडी, मतलब सभी लेक्चर पीएचडी हैं, मतलब ये सही है, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गाइस मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो गाइस, इस सेशन का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेशन लंबी गया भाई, तो उसके लिए चलो थोड़ा सा कर लो, जब टॉपिक अच्छा चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो गाइस क्या फर्क पड़ता है, 10-5 मिनट आगे पीछे होता, तो ठीक है। तो चलो गाइस, आज के सेशन का, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आप करो, मैं आपको मौका दे रहा हूं 10 सेकंड का, फिर से 10-15 सेकंड सिर्फ रीडिंग मान लो, फिर देखते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गाइस सब लोग रीडिंग मारो, इसको जरा पढ़ो, क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, थर्ड स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट टू। आप कोई लोग सोचेंगे थर्ड मतलब ये, गाइज ये तीनों अपने आप में 3 स्टेटमेंट के सेट दे रखे हैं और हर एक में 3-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ध्यान रखना गाइज। तो इसका मतलब इस थर्ड का, इस थर्ड की नहीं बात कर रहा, क्योंकि गाइज ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है, इसमें अगर ध्यान देखो, देखो फुल स्टॉप लगा हुआ, मतलब 1 2 3 स्टेटमेंट इसमें है, 1 2 3 यहां पे है। देखो ध्यान से रुक जाओ, बात को समझो, क्योंकि यहां पे आप गलती पक्का करोगे। ठीक है, ध्यान देना, आप यहां से यहां तक है एक स्टेटमेंट, फिर यहां से यहां तक गाइस दूसरा स्टेटमेंट, देखो ध्यान से, फिर यहां से यहां तक तीसरा है, ऐसे इसको ध्यान देखो, यहां पे 1 2 3, मैं जरा हाईलाइटर यूज करता हूं, रुक जाओ तो आप समझ जाओगे। यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2 3, इसमें देखो 1, फिर यहां से यहां तक 2, फिर ऑल डायमंड्स 3, ऑल एंड्रॉयड फोन यहाँ 1, फिर सम टच ये सैमसंग 2, ऑल से लेके सैमसंग 3, बात समझ गए। तो गाइस हर एक में 3 है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि थर्ड स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट टू। तो इसमें बताओ किसमें से 1 2 3 में से कहां पे आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है पहले 2 से निकाल सकते हैं, मतलब कर सकते हो। वही क्वेश्चन याद है आपको 1 2 3 वाला, बस वही गाइस उसी का भाई है, बस तरीका पूछने का सिर्फ बदला, ध्यान देना। ठीक, क्या बोला गया बताओ, यहाँ पे हमसे बोला गया साफ साफ क्या कि भाई अब डायग्राम बनाना शुरू करो, फर्स्ट बनाओ पहले, चलो फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में पहले इसको दोनों स्टेटमेंट मानो, पेन इज स्टेशनरी, मतलब क्या, ऑल पेन आर स्टेशनरी, ऑल लगा हुआ है, मैंने कहा था ना लगे तो आप ऑल मानते हो। आगे ऑल स्टेशनरी आर अवेलेबल आर बुक शॉप, मतलब ऑल स्टेशनरी आर बुक शॉप, सभी स्टेशनरी क्या बुक शॉप है, चलो भाई बुक शॉप है। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया, यहां से यहां तक दोनों क्या हो गए, स्टेटमेंट हो गए। अब तीसरे को साफ साफ बोला है कंक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट टू, मतलब ये मेरा कंक्लूजन की तरह ट्रीट होगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे और ये मेरा कंक्लूजन होगा। देखो फॉलो कर रहा है क्या, बताओ भाई,
पेन इज अवेलेबल ऑन बुक शॉप मतलब क्या, ऑल पेन आर बुक शॉप, सभी पेन बुक शॉप है, हाँ है, फॉलो करता है। तो पहला तो ओके है, पहला ओके है। तो पहला ओके होते ही देखो गाइज, अब पहला ओके है तो ये दोनों कट गए पहले, क्योंकि सेकंड का नाम यहाँ, फर्स्ट का नाम नहीं, यहाँ नहीं हमारा है। बात समझ गए। अब लॉजिकली देखो पहला है और यहाँ भी है, तो हो सकता है कि दूसरा भी सही हो, अगर नहीं हो तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब बताओ मुझे किसको चेक करना चाहिए, खुद दिमाग लगाओ। तीसरे को हमें चेक नहीं करना पड़ेगा गाइज, अगर कहीं 1 के साथ 3 होता हम उसको चेक करते। इसे बोलते माइंड को, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना। तीसरे को चेक करने की हमको नीड नहीं है, यहीं आपका टाइम सेव होगा। चलो, ऑल डायमंड आर रिंग, ऑल डायमंड रिंग आर कॉस्टली मतलब सभी डायमंड रिंग क्या, सेकंड चेक करते हैं गाइस, सभी डायमंड रिंग क्या गाइस, कॉस्टली हैं, हाँ जी कॉस्टली हैं। फिर बोला गया आपसे क्या, ऑल कॉस्टली रिंग आर हॉलमार्क, सभी कॉस्टली क्या हॉलमार्क्स हैं, ठीक है हॉलमार्क्स हैं। अच्छा अब बताओ क्या बोला गया है, स्टेटमेंट तो हो गया, ऑल डायमंड आर हॉलमार्क, सभी डायमंड, अंदर से बाहर ऑल क्या होगा गाइस, अंदर से बाहर ऑल आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। तो सेकंड भी सही होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब बताओ, क्वेश्चन तो हमारा बन चुका, अब तीसरे को चेक करना मतलब साफ साफ कह सकते हो कि आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। फिर भी चलो गाइस, चूंकि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको क्रॉस चेक करके बताता हूँ कि देखो वाकई तीसरा गलत है कि नहीं गलत, चेक कर लो जरा। अच्छा जैसे मान लो यहाँ लिखता ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, तब यहाँ पे आपको तीसरा चेक करना पड़ता है गाइस, समझ गए, बात क्लियर है। फिर भी चलो चेक कर लेते हैं गाइस फॉर्मेलिटी के लिए, जबकि आपका काम बन चुका है। ऑल एंड्रॉयड आर टच फोन, सभी एंड्रॉयड क्या है गाइस, टच फोन है। फिर बोला गया है सम टच फोन आर प्रोड्यूस बाय सैमसंग, सम टच फोन आर सैमसंग हो गया। ऑल एंड्रॉयड आर प्रोड्यूस बाय सैमसंग मतलब ऑल एंड्रॉयड आर सैमसंग, वही एंड्रॉयड सैमसंग में कोई कनेक्शन नहीं, मतलब क्या होगा, डाउटफुल होगा, हमको नहीं पता, मतलब गलत हो गया, मतलब गलत हो गया, तीसरा वाला गलत हो गया। तो बता कौन सा, ओनली फर्स्ट मतलब फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट वन। तो गाइज ये रहा पूरा पूरा आपका एक फुल पैकेज सिलोगिज्म का। तो गाइज चलो थोड़ा सेशन लेंदी हो गया, कोई बात नहीं है, कभी कभी गाइज थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मेन जरूरी गाइज। चलो इसी के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप सबसे गाइज नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि और भी इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपको कोडिंग डिकोडिंग हो या ऑर्डर रैंकिंग हो, ठीक है, हो सकता है गाइज, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, डिपेंड करता है उस समय क्या सिचुएशन बनती है या कौन सा लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो चलो गाइज हम शुरुआत में सारे लेक्चर क्या हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट ही लेके चल रहे हैं। तो गाइज हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाने में मैं आपको क्या हो रहा हूं, सक्षम हूं और मैं कर सक रहा हूं, और आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो गाइज चलो इसी के साथ लेते हैं विदा, बाय बाय, टेक केयर एंड सुरक्षित रहो, सेफ रहो और अपनी तैयारी को करते रहो। जय हिंद, जय भारत।